आपको अगर मोमेंटम ट्रेडिंग सीखनी है, वो भी एकदम आसानी से समझना है कि उसके लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया जाए, प्राइस एक्शन के थोड़े एडवांस लेवल पे अगर आप लोगों को जाना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक बहुत बढ़िया ट्रेडर विजय ठक्कर जी, जो कि स्क्रीन पे आपको डिटेल में समझाएंगे उनकी खुद की स्टाइल, किस प्रकार से वो स्टॉक्स को पिक करते हैं, किस प्रकार से आप लोग स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। मैंने आपके ब्याह पे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो सारे ड्यूरिंग द वीडियो आपके दिमाग में आएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छे तरीके से सिखाता है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो विजय भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया। एंड थैंक यू अभिषेक जी। यार अब सीधे ना मुद्दे पे चलते हैं अपन। एंड पर उससे पहले मैं बस एक चीज पूछ लूं, आपके क्या हाल चाल है? मैं अच्छा हूँ अभिषेक जी, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। एंड आई एम प्रीटी श्योर लोग आज जितना सीखेंगे उससे और भी मजा आने वाला है। विजय भाई, आप एक चीज मुझे बताइए कि आप है एक मोमेंटम ट्रेडर, ठीक है? हाँ। अब हमारी ऑडियंस में से भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे, जनता में से, जो मोमेंटम ट्रेडर बनना चाहती है। लेकिन सबसे पहला कंफ्यूजन जो आता है ना, वो ये आता है कि यार मोमेंटम ट्रेडर तो हम बन जाएंगे, लेकिन किस तरह के स्टॉक्स पिक करें? क्या हमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स लेने चाहिए, या निफ्टी 500 के यूनिवर्स से लेना चाहिए, या सिर्फ जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं वो स्टॉक्स लेना चाहिए, या सिर्फ फ्यूचर्स में हमको ट्रेड करना चाहिए? इसको थोड़ा बताइए। अगर कोई मोमेंटम ट्रेडर है तो वो पहले तो कैसे डिसाइड करे, या सिर्फ इंडेक्स पे ट्रेड करे उससे भी मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं? पहले तो ये बताइए मोमेंटम ट्रेडिंग होता क्या है, और दूसरा इस पे किस तरह का अपन यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स ले सकते? यस। तो अभिषेक जी, आपने ना बहुत ही ये मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और सच बताओ तो कभी मैंने इसके बारे में इतना डिटेल में सोचा भी नहीं था। बट जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो मेरे को इसका आंसर एक आ रहा है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको देना चाहता हूँ। देखो, मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि समझो कोई स्टॉक अगर 100 रुपीज से, अभी हमें उसकी अपसाइड तो पता नहीं है कि ये 100 रुपीज से कितना ऊपर जा सकता है, राइट? बट यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये अगर एक स्टॉक 100 रुपीज में मोमेंटम इसने स्टार्ट की है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ ना, बेस का कैलकुलेशन करता हूँ कि भाई अगर ये स्टॉक ने बहुत साल पहले 100 रुपीज का हाई मारा था, मतलब समझो फॉर एग्जांपल 2008 में या 2015 में 100 रुपीज का हाई मारा था, फिर कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, या फिर सेक्टर में, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई चेंजेस हुई होगी, उस वजह से वो कंपनी वापस से नीचे आके समझो 20 रुपीज हो गई थी। तो अभी ये 100 रुपीज से 20 हुई, मतलब 80 रुपीज का डिफरेंस आया। तो जब ये वापस से 2024 में 100 रुपीज को ब्रेक करता है, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये अपसाइड में 80 रुपीज तो मिनिमम जा सकता है। तो अब ये चीज मुझे बहुत सालों बाद समझ में आई, तो मुझे 80 रुपीज का जो मोमेंटम है वो प्ले करना है। अब बात रही स्टॉक सिलेक्शन पे, तो ये लार्ज कैप स्टॉक में भी हो सकता है, ये मिड कैप स्टॉक्स में तो बहुत ज्यादा ही होता है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी होता है। मैंने आज तक कभी अपना ऐसा कोई एक फिक्स बास्केट नहीं बना के रखा है, पर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ज्यादातर ये जो ट्रेड्स है ना, आपको मिड कैप मतलब निफ्टी 500 वाले स्टॉक्स में से मिलेंगे, और बहुत कम चांसेस होंगे जब आपको ये लार्ज कैप स्टॉक्स में मिलेगा। जैसे अगर आपको 10 ट्रेड मिल रहे हैं, तो 10 में से शायद एक या 12-15 में से एक ट्रेड लार्ज कैप का आएगा। और मैंने ये भी चीज अपने एक्सपीरियंस से फील की है, या मैंने मतलब पर्सनल लेवल पे देखी भी है, कि अगर लार्ज कैप स्टॉक इस कैटेगरी में आता है ना, ये ट्रेड की मेरी कैटेगरी में, तो उसमें रिटर्न्स आपको इतने ज्यादा मिलते नहीं है। पर जबकि मिड कैप या स्मॉल कैप आता है ना, तो उसमें रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यस, अगर कोई ये सोचता है कि भाई आज जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको स्पेसिफिकली फॉलो ही करना है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एज अ बिगिनर वो सिर्फ निफ्टी 500 स्टॉक्स पे ध्यान दे, क्योंकि उसके अंदर है ना सारा कॉम्बिनेशन है, कुछ लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, और स्मॉल कैप भी है। तो क्या है कि उसको सारी चीजों का एक जगह पे मिलेगा, और वो अपने एक लिमिटेड 500 स्टॉक के अंदर ही वो ये ढूंढेगा जो मैं बताने वाला हूँ वो। तो पर विजय भाई, एक सवाल यहाँ पर आ रहा है, जब हम अपनी यूनिवर्स को मिड कैप या थोड़े लार्जर स्मॉल कैप के थोड़े ऊपर अगर ले जाते हैं, यहाँ पर हाँ। एक डर बहुत लोगों को रहता है कि वो सर्किट्स वाला जो सिस्टम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ स्टॉक्स पे लगातार कभी लोअर सर्किट लग जाते हैं, कभी अपर सर्किट। इस चीज के राइट। ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग में आप कह रहे हो कि हम थोड़े इस तरह के स्टॉक्स पे हमको रिलेटिवली ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट ऐसे जब यस। चीजें होती है तो लोग डर जाते हैं। इस पे आपका क्या कहना तो अभिषेक जी, मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज है ना, आपके स्टॉक सिलेक्शन में कभी भी आएगी ही नहीं। अभी आज मैं आप लोगों को आज जो भी आगे बताने वाला हूँ, है? अगर आप वो मेथड को फॉलो करोगे ना,
तो जो इन लिक्विड स्टॉक है, आप ज्यादातर उसमें आपके ट्रेड्स बनेंगे ही नहीं, क्योंकि जो आज मैं मेथड आपको बताने वाला हूं ना, वो मेथड एक ऐसी मेथड है, समझ लीजिए आप, कि एक स्टॉक बहुत सालों के लिए बहुत खराब कंडीशन में चला गया था, और अभी अचानक से वो स्टॉक के अंदर कुछ अच्छा होने लगा है, तभी उसके अंदर एक अच्छी मोमेंटम आने लगी है। और मोमेंटम ट्रेडिंग है ना, बहुत सारे तरीके से की जा सकती है। आप बहुत सारे मूविंग एवरेजेस को भी यूज करके कर सकते हो, बहुत सारा मोमेंटम ट्रेडिंग करने का बहुत सारा वे है। पर मैं आज जो आप लोगों को बताने वाला हूं ना, वो सिर्फ प्राइस, वॉल्यूम और टाइम के बेसिस पे है। तो ना यहाँ पे मैं कोई इंडिकेटर यूज करूंगा, ना ये कोई चीज करूंगा। और ये चीज ऐसी है ना, जैसे एक डॉक्टर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है। एक सीए होता है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे क्यों नहीं बोलते कि डॉक्टर ये अपना जॉब कर रहा है? क्योंकि जितना डॉक्टर का एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, उतना डॉक्टर का जो काबिलियत है वो बढ़ते जाता है। तो वैसे ही जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप ये चीज को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, और उसके साथ आपका स्टॉक सिलेक्शन और अच्छा होते जाएगा। तो एक लेवल पे आने के बाद है ना, शायद आपको सर्किट वाले स्टॉक्स कभी आपके फिल्टर में आएंगे ही नहीं। ओ, ओके, ओके। तो विजय भाई जो चीज बता रहे हैं दोस्तों, वो हम कुछ समय बाद स्क्रीन पे जाके बिल्कुल समझेंगे। लेकिन विजय भाई, आपने ना अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही है, तो मेरे को उसी से पूछना है। आपने कहा कि मोमेंटम ट्रेडिंग आप तो प्राइस, वॉल्यूम और ट्रेंड से करते हैं, करेक्ट? ये 3 चीजें आप हाँ, यूज करते हो। ये लेकिन आपने कहा कि हो सकता है मोमेंटम ट्रेडिंग मूविंग एवरेजेस से भी हो जाए, और भी कुछ हाँ, कुछ चीजों से हो जाए। तो मेरा आपसे ये जानना था, मार्केट में एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चलता है कि भाई प्राइस एक्शन करें या इंडिकेटर करें। तो मेरा आपसे जानना ये जरूरी है कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपका कोई अनुभव भी रहा हो तो प्लीज उसको भी शेयर करें, ताकि लोगों को और समझ में मेरा अनुभव ये रहा है इंडिकेटर को लेके। मैं ऐसा जरा भी नहीं बोलता हूँ कि इंडिकेटर से ट्रेडिंग करना अच्छा है या प्राइस से ट्रेडिंग करना अच्छा है। ये अपनी अपनी मतलब पसंद होती है। तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं पहले ब्रोकर, मतलब ब्रोकिंग से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था 2011 में। वैसे मैं पहले जॉब भी करता था। तो जब भी मैं ब्रोकर बना ना, तो मुझे ये पता चला कि यार मुझे मेरे कस्टमर लोगों को गाइड भी करना है, अदरवाइज मेरा काम कैसे होगा। तो मैंने उनको गाइड करना शुरू किया। और गाइड करने के टाइम पे मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना उनको गाइड करने के लिए। मैं ऐसे ही थोड़ी कुछ भी बोल सकता हूँ। तो मैंने पहले ना बहुत सारे इंडिकेटर सीखे। जैसे मैंने आरएसआई सीखा, बॉलिंजर बैंड सीखा, पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स सीखा, फिर स्टोकेस्टिक सीखा, मैकडी सीखा, और भी एडीएक्स भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने फिर छोड़ दिया उसको। तो वहाँ या तो ऐसा हो सकता है कि मैंने सही तरीके से नहीं सीखा, बिकॉज आज के जमाने में जितनी चीजें फेयरली अवेलेबल है सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उतना 2011 2012 में कुछ भी नहीं था। तो मैं क्या करता था, हमारे ऑफिस के ब्रोकर के ऑफिस में जो इंटरनेट होता था अवेलेबल, वो टाइम पे तो इंटरनेट पे भी महंगा था, तो मैं उनके ही लैपटॉप, उनके ही डेस्कटॉप से सारी चीजें गूगल करके सीखता था। और 95% ऑफ द कंटेंट हमें आउट ऑफ द इंडिया वाले लोगों का ही मिलता था। तो मैं वो सारी चीजें सीखते रहता था, अप्लाई करते रहता था। अभी आरएसआई को मैंने शुरुआत में गलत ही सीखा कि भाई अगर ये 80 के ऊपर जा रहा है तो ओवरबॉट हो गया है, राइट। और अगर ये 30 के नीचे आ गया है तो ये ओवर सोल्ड हो गया है, तो अभी यहाँ से ये घूमना चाहिए। पर जबकि आरएसआई में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको ये बताता है कि अगर आरएसआई किसी स्टॉक का 60-70 के ऊपर चल रहा है तो वो स्टॉक में मोमेंटम अभी बहुत अच्छा है। और अगर आरएसआई किसी स्टॉक का 30 के नीचे जा रहा है तो वो ये बताना चाह रहा है कि ये स्टॉक में मोमेंटम जरा भी नहीं है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि नेगेटिव साइड में इसका मोमेंटम ज्यादा है। तो इंडिकेटर अगर आपको सीखना हो तो पहली बात तो ये है कि आपको वो इंडिकेटर के बारे में प्रॉपर चीजें सीखनी पड़ेगी, जो आपको बहुत टाइम के बाद बहुत सारी चीजें पता चलेगी। और अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना हो तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में प्रॉपर सीखना पड़ेगा। और वैसे भी आप जितने भी इंडिकेटर देख लो, अगर आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई बेस्ड है प्राइस के ऊपर, राइट। अगर आप दूसरा मुझे कोई भी इंडिकेटर बता दीजिए, या तो वो प्राइस के ऊपर बेस्ड होगा या तो वो वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होगा, उसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। तो अगर आप वही मेन चीज को ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी फिर इंडिकेटर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% या 80% ऐसा होगा कि आप अगर बोल रहे हो कि ये स्टॉक में बाय बन रहा है, तो शायद इंडिकेटर देखने वाला भी बोलेगा कि हाँ ये स्टॉक में बाय बन रहा है। पर वही चीज है कि आप अपनी अपनी ये प्रैक्टिस को कैसे करते हो और आप किस तरीके से इंडिकेटर को देखते हो। अगर जैसे मैंने बोला आरएसआई में जो मैंने गलती की थी शुरुआत में, अगर वो कोई अभी कर रहा है तो फिर
उसको भी नुकसान ही होने वाला है। तो मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मास्टर इन वन। तो आप या तो प्राइस सीखो या तो इंडिकेटर सीखो, पर जो भी सीख रहे हो उसमें पूरा डीप में सीखो, मतलब इतना सीखो कि उसके बारे में अभी आपको कोई और नई चीज दुनिया से पता ही नहीं चलनी चाहिए। पर विजय भाई, अब इसमें एक सवाल है जिसको लेके काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, आपके पास भी आता होगा। आपने कहा कि किसी एक चीज को लेके आप प्रैक्टिस करो, उसको सीखो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, इंडिकेटर। लेकिन हाँ। सवाल ये उठता है कि कितना समय लगता है एक, क्योंकि देखिए न्यू कमर्स है, उनको नहीं पता, वो सिर्फ इधर से सुन रहे इधर से सुन रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक आइडियल समय, अगर हम समझना चाहें कि आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी है, किताबों का एक्सेस है, यूट्यूब का एक्सेस है, सारी चीजों का एक्सेस है, कितना समय लगता है ट्रेडिंग सीखने में, चाहे वो इंडिकेटर हो चाहे वो कोई भी तरीका हो? तो अभिषेक जी, ये मतलब ये भी अगेन ये ऐसी चीज है ना कि अगर जैसे समझो मैं एक विजय ठक्कर, अभी मुझे सीखना है, तो मैं क्या करूंगा अभी के टाइम में, मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पे सर्च करूंगा। अब फ्रेंकली आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप यूट्यूब पे जब चीज सर्च करते हो ना, तो आपको काम का तो एक वीडियो मिलेगा, पर जो आपको काम का वीडियो है ना, वो आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। शायद जो नहीं काम का है, मतलब जो जो पर्सन वही सेम चीज सिखा रहा है, पर वो पर्सन को कुछ भी नहीं पता है, वो जस्ट गूगल से पढ़ के आपको वीडियो बना के दिखा रहा है, तो वैसे वीडियोस आपको ज्यादा दिखेंगे। तो ये अगेन ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि पहले आप एक अच्छे मेंटोर को ढूंढो, और ये मेंटोर को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में मतलब 4-4 साल 5-5 साल लग जाते हैं अभी के टाइम में, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ तो। क्योंकि अभी है ना, आपका जो लर्निंग का जो टाइम है ना, वो बहुत कम हो सकता है अगर आपने एक राइट पर्सन को फॉलो किया तो, पर वो राइट पर्सन को ढूंढने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसे मेरे टाइम पे क्या था कि कोई भी यूट्यूब पे ऐसा पर्सन नहीं था जो ऐसे सारे वीडियोस बना रहा था या ऐसी सारी चीजें बता रहा था। तो अभी के टाइम में तो ये थोड़ा एडवांटेज है कि यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगे, पर यहाँ पे आज के टाइम पे डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे खराब वीडियो भी आपको मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। बट अगेन आप भी तो एक इंसान हो ना, आप एक आदमी को 4-5 बार देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसको कॉन्सेप्ट के बारे में कितना पता है। तो उसी तरीके से आप उसको सीख सकते हो। दूसरी बात, एज अ लर्नर अभी डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट चीजों को ग्रैब करते हो। अभी समझो मैं आपको एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक चीज मेरे दोस्त को सिखाई थी कि भाई तू जो आज बेसिकली मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, तो मैंने उसको ये चीज सिखाई थी कि दोस्त तू ये काम कर, देख तेरे को अच्छे से पैसा मिलेगा, तू जॉब पे जाता है तो तू ज्यादा शेयर मार्केट में ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज कर, पर एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 घंटा इसको देना प्रैक्टिस करने के लिए। फिर वो मेरे को 6-7 महीने बाद मिला ना, तो मैंने बोला कि कैसा चल रहा है, तूने किया कुछ? तो नहीं यार, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मेरा तो इतना कुछ टाइम मिला ही नहीं। तो जब तक आपके अंदर से वो आग नहीं आएगी कि मुझे सीखना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अचानक से कहीं से मोटिवेट होके हाँ भाई मैं तो अभी ये सीखूंगा वो सीखूंगा, 4-5 दिन अच्छे से सीखते हैं, फिर उनका जो मोटिवेशन रहता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं। फिर 6 महीने बाद वापस उनको लगता है कि नहीं मुझे तो सीखना चाहिए, और वो ये बोलते हैं कि मैं लास्ट 6 महीने से स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ। अरे भाई, आप 6 महीने से तो सीख ही नहीं रहे हो, आपने सिर्फ 2-4 दिन सीखा और फिर आपने छोड़ दिया। तो वैसे नहीं होता है। अगर आपको सीखना है तो आप किसी पहले तो अगर आपको एक राइट मेंटोर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे सीखो। अभी आप मेरे को ये पूछोगे कि राइट मेंटोर कैसे मिलता है, तो वो क्वेश्चन का जवाब का सही गलत जवाब कहीं नहीं है। आपको वो खुद ही एक मतलब एक कनेक्शन होगा एक पर्सन से कि हाँ ये पर्सन मेरे को बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहा है, इसके सिखाने का तरीका अच्छा है, ये आदमी जेन्युइन है, आज से जो भी मैं सीखूंगा ये जो बोलेगा वो सीखूंगा, राइट। और दूसरी बात, आप भी तो आपका जो लर्निंग कर रहे हो उसको भी अप्लाई करो, और आप मार्केट से कनेक्टेड रहो। अगर आप मार्केट से कनेक्टेड रहोगे तो ही आप एक बोल सकते हो कि भाई मैंने इतने टाइम में सीखा। तो ये अभी जैसे मेरे को बहुत टाइम लग गया, जो आज मैं आप लोगों को चीज बताने वाला हूँ ना अभिषेक जी, और जो चीज मैं एक्चुअल में मैं डेली बेसिस पे यही करता हूँ, ये चीज समझने के लिए मुझे बहुत साल लग गए। अभी ये है कि मैं मतलब डे बाय डे इसके अंदर कुछ नई नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये स्टॉक मुझे इतने में मिला था, फिर ये इतना ज्यादा चल गया, तो मैं इसको होल्ड क्यों नहीं कर पाया, उसके पीछे का क्या रीजन है, मैं इसको ज्यादा से ज्यादा होल्ड कैसे कर पाऊं। अभी मैं वो सारी चीजें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह, वाह। एक बात बताइए विजय भाई, आपने इतने प्यारे तरीके से बताया कि एक ये होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, होना चाहिए। अभी तक मैंने अपनी सीरीज में ज्यादातर जिन लोगों को मैं लेके आया हूं, उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन की ज्यादा बात करी है। और मैंने हाँ। जहां तक आपको, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं फॉलो करता हूँ, आप हल्का फुल्का करते हैं इंडेक्स कभी कभी, लेकिन
आपका मेन, अगर मैं कहूँ 90% फोकस कैश रिलेटेड स्टॉक से होता है। 100, अगर यस 90%। आज इसका रीजन क्या है, क्यों, अगर आज आपको मैं कहूं कि आपको एक व्यक्ति को कन्विंस करना है कि भाई फ्यूचर ऑन ऑप्शन ठीक है, जिसको आ रहा है वो करे, लेकिन उससे बेटर है कैश ट्रेडिंग आप कर लो, तो आप कैसे, क्या बोलना चाहोगे, क्यों आप खुद क्यों करते हो, सामने वाले को क्यों करना है? हाँ, मैं खुद क्यों करता हूँ पहले उसका जवाब दे देता हूँ, बाकी लोगों को बाद में अपन देखेंगे, वो पर्सन टू पर्सन ठीक है। बिलोंग करता है। देखो, ठीक मैं है। इसलिए करता हूँ अभिषेक जी, क्योंकि मैं बहुत ही एक शांति रखने वाले टाइप का पर्सन हूँ। मेरे को है ना, कोई ज्यादा स्ट्रेस अगर आ जाता है ना, तो मैं सही तरीके से काम नहीं कर सकता। मैं जनरली एक टाइम पे एक चीज करना पसंद करता हूँ। तो ये भी मुझे मेरे, देखो, एक एक इन्वेस्टर को या एक ट्रेडर को सबसे पहली बात खुद को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे जैसे आदमी हो और आप इंट्राडे की स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आप पैसा नहीं कमा सकोगे, क्योंकि आपका नेचर है कुछ अलग टाइप का। आपका नेचर है कि एक प्रोसेस को फॉलो करना है, एक स्टॉक को लेना है, 6-7 महीने, 8 महीना, 1 साल बैठना है, और आप करोगे स्कैल्पिंग तो कैसे आपका रिजल्ट आएगा, राइट? तो मैंने ये अपने आप को पहचाना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि भाई मैं थोड़ा सादगी टाइप का आदमी हूँ, मैं थोड़ा बोरिंग पर्सन हूँ, मुझे ये सब इंट्राडे ट्रेडिंग और ये सारी चीजें मेरे को नहीं समझ में आती है, और मेरे को करनी भी नहीं है। मैं पूरा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता, मैं हर टिक बाय टिक प्राइस को नहीं देख सकता। तो फिर क्या हुआ ना, कि मैंने बोला अगर ये नहीं कर सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने रिवर्स कैलकुलेशन किया कि बॉस मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है स्टॉक मार्केट से। तो पहले मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती थी कि भाई 20-25% रिटर्न मिल जाए मेरे को सालाना, तो मेरे लिए बहुत हो जाता है। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि भाई मेरे को 30-40% रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि भाई मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया है, उस पर मेरे को 30-40 लाख रुपया कमाना है, तो शांति से मैं क्या क्या चीज करूं उससे मैं कमा सकता हूं। अभी देखो, आप एक ट्रेड करके भी 30 लाख रुपया कमा सकते हो, अगर आपने पूरा 1 करोड़ को डिप्लॉय कर दिया, और अगर वो ट्रेड राइट हो गया तो आपको एक ट्रेड में भी आपको 30 लाख मिल सकता है। या फिर आप रोज एक ट्रेड करो और पैसा कमाओ। तो मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि मैं कितने नंबर ऑफ कम ट्रेड्स करूं और अपने रिजल्ट का आउटकम लेके आ सकूं। और जो मैं ये मेथड फॉलो करता हूँ ना, वो चीज को वो परफेक्टली काम करती है। तो मैं अपना डेली बेसिस पे दूसरे भी काम कर सकता हूँ, और साइड बाय साइड मेरी इन्वेस्टमेंट चलती रहती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में रिटर्न निकालने के लिए पूरा दिन टर्मिनल पे नहीं बैठा रहता। मैंने एक चीज को फॉलो किया है, उसको मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने उसके रिजल्ट देखे भी है, और मुझे पता चला है कि ये चीज अगर मेरे को ये कॉम्बिनेशन का कोई स्टॉक मिल जाता है तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेड में मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मैं वो चीज में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, और फिर उस तरीके से काम करता हूँ। तो ये बात हो गई मेरी कि मैं ये चीज क्यों करता हूँ और मुझे ये चीज क्यों समझती है। अभी मैं पूछता हूँ कि अगर किसी पर्सन को, देखो, मैं आज जो बताने वाला हूँ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सबको ये अच्छा लगे, राइट? मतलब आपके पास अगर टाइम है, आपके पास अगर, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा होशियार आदमी नहीं हूँ, मेरे पास उतनी स्किल नहीं है इंट्राडे ट्रेड करने की, मेरे इमोशंस उतने कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि इंट्राडे में ज्यादातर आपके इमोशंस के कंट्रोल आपके ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका ट्रेड रॉन्ग गया तो आप उसको स्क्वायर ऑफ करके हट जाओ, बट उतना होशियार मैं नहीं हूँ। तो अगर आप इतने स्किल्ड हो, आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, और आप पूरा दिन स्क्रीन पे बैठ के ज्यादा टाइम दे सकते हो, तो आप जरूर इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। अगर आपको ऑप्शन की सारी चीजें पता है तो जरूर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए। स्कैल्पिंग में भी आपकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, तो अगर आप वो कर सकते हो तो आप जरूर करिए। अदरवाइज आप अपने आप को क्वेश्चन करिए कि अगर कोई पर्सन इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है या अगर कोई पर्सन स्कैल्पिंग कर रहा है, तो क्या वो मुझे भी सूट हो सकती है, क्या वो मेरे प्रोफेशन में या मेरे डेली रूटीन में वो ऐड हो सकती है। अगर नहीं हो सकती है या आपको भी नहीं समझ में आ रही है, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो चीज एक्चुअली आपके लिए नहीं बनी है। दैट वाज वेरी करेक्ट। पर पता है विजय भाई, एक रिस्क लगता है अभी, जैसे एक हम ऑब्वियसली आपके रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीजें समझेंगे, लेकिन आपने कहा कि हम वापस आपकी उस बात पे चलते हैं, 1 करोड़ वाला जो आपने कहा था कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं साल भर में मल्टीपल ट्रेड्स करूं और उस पर 30% निकाल लूं, दैट इज 30 लाख, या फिर मैं एक सॉलिड ट्रेड पकड़ूं और उस पर 30 लाख। इसमें पता है मुझे जो लगता है, पब्लिक को सबसे बड़ा जो रिस्क ये लगता है कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हम फरवरी जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसके जस्ट पहले अगर किसी ने
मोमेंटम कहीं पर इनकैश किया था, क्योंकि जस्ट वो तो अनएक्सपेक्टेड चीज थी, उसके पहले तो काफी सारी चीजें सही चल रही थी। अब मान लीजिए उन्होंने मोमेंटम के हिसाब से कुछ आइडेंटिफाई किया और उन्होंने वो खरीदा। हाल फिलहाल में जैसे चलिए अभी तो रिकवर हो गए, इलेक्शन डे के दिन पे जो उनको अचानक से डिप आया था, जब बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स ऑलमोस्ट 10% नीचे पहुंच गया था, और काफी सारे पीएसयू कंपनीज के स्टॉक्स भी थे जो 15, 16, 18% गिरे हुए थे, फिर वापस रिकवर हुआ, पता लगे। अब सबसे बड़ा डर विजय भाई यही रहता है कि अगर हमने आज मोमेंटम, वो 1 करोड़ वाला एग्जाम्पल लिया और मैंने वो 1 करोड़ डाल दिया एक स्टॉक पे, अगले दिन या एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद अचानक से कोई ऐसी चीज हुई तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, तो मैं जहां 30 लाख बनाने जा रहा था, हो सकता है मैं 10-15 लाख का नुकसान करके बैठूंगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? इवेंट डेज पे बहुत रिस्क लगता है ये मोमेंटम। देखो, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी मेरे पूरे पैसे इन्वेस्टेड थे मार्केट में, और अभी जो जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था ना, तभी भी मेरे पैसे इन्वेस्टेड थे मार्केट में। और मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टॉक्स में क्या हुआ और दूसरे स्टॉक्स में क्या हुआ। अभी अभी देखो, जो मैं आज कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ना अभिषेक जी, वो कॉन्सेप्ट का ब्यूटीफुल चीज ही यही है कि आप वो स्टॉक के अंदर एंटर कर रहे हो जो मार्केट के कंपैरिजन में स्ट्रांग है। आप मेरी बात समझो ये चीज को, कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, रिलेटिवली स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है, राइट। अगर मार्केट में आपके स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, वैसे मैं आरएस इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता हूं, पर ये चीज को रिलेटिव स्ट्रेंथ ही बोलते हैं। तो अगर आपका स्टॉक मार्केट में कंपैरेटिवली मार्केट से स्ट्रांग है, तो मार्केट अगर 10% गिरेगा ना, तो आपका स्टॉक 10% नहीं गिरेगा। या मार्केट अगर ज्यादा गिरेगा तो आपके स्टॉक में ऑब्वियसली, मार्केट को कल लोअर सर्किट लगता है तो आपके हर एक आदमी का पोर्टफोलियो लाल होना ही है, मेरा भी हुआ था। पर जैसे मार्केट वापस से पीक मारता है ना, तो वो स्टॉक डबल स्पीड में ऊपर जाता है और गिरने की स्पीड उसकी कंपैरेटिवली मार्केट से कम होती है। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो मैं एक चीज को है ना लक्ष्मण रेखा बोलता हूं मेरे ट्रेडिंग में। आपका स्टॉक अगर स्ट्रांग है ना, तो वो लक्ष्मण रेखा के नीचे जाएगा ही नहीं। और अगर वो लक्ष्मण रेखा के नीचे जा रहा है, मतलब ये ट्रेड अपना काम करेगा भी नहीं। 90% चांस है कि ये करेगा ही नहीं। वाह वाह, ये विजय भाई अब ना क्यूरोसिटी इतनी जग गई है, क्योंकि आपने जो सेटअप के बारे में किया, और मेरे आपसे के आपके सेटअप रिलेटेड में बहुत सारे सवाल होंगे, तो मेरे पास और भी सवाल है, लेकिन पहले अब मैं जानना चाहूंगा आपके सेटअप के बारे में। तो इफ यू आर फाइन विद शेयरिंग योर स्क्रीन, और हमारे दोस्तों के साथ हम थोड़ा सा ये दिखा सके, तो वो हम स्क्रीन तो शेयर अभिषेक जी, पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि डायरेक्ट मैं वो चीज दिखाऊं। आप कॉन्सेप्ट समझाइए। पहले पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट एग्जांपल। थोड़ा लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी। एंड गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए अगर आपको कुछ भी सीखने मिल रहा है। और हम अब पहले कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम सारा एक एक करके चीजें समझेंगे। अच्छा विजय भाई, बस एक इधर सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आप इधर ही बोल दीजिए। आप जो आज सिखाने वाले हैं, इसके लिए क्या किसी को कोई पेड टूल या कुछ लेना जरूरी है? नहीं, कोई पेड टूल क्या कोई चीज आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, वो चीज आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर में या आपके ब्रोकर के भी चार्टिंग में आप इजीली कर सकते हो। ये आपके लिए कोई पेड वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट, ओवर टू यू। ओके, तो अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभिषेक जी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टॉक बहुत साल बाद अपने बहुत साल पहले का जो एक हाई था ना, वो ब्रेक कर रहा है, और हम लोग वो स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये सोच के कि जितना उसका पहले उसने हाई मारा था, उसके बाद भी उसने लो मारा था, उतनी उसके बाद उसकी रैली हो सकती है। तो वो जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम हम लोगों को प्ले करना है, हम वो काम करेंगे, राइट। तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। समझो ये अभिषेक लिमिटेड कंपनी है, इसका भाव यहाँ पे 1000 रुपया था। लेट्स एग्जाम्पल, मेरा यहाँ पे ये बहुत खराब आएगा पर आप समझो, इसका भाव 1000 रुपया था। उसके बाद कंपनी में कुछ ऐसा हुआ कि ये कंपनी थी किसी समझो ऑटो सेक्टर के रिलेटेड, और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई, जिसके वजह से ऑटो सेक्टर का जो सेल्स है वो स्लो डाउन हो गया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, कि लोग इतना लोन लेने नहीं लगे, ऑटो लोन, और वो सारी चीजें हो गई, और बहुत सारी ऐसी इफेक्ट आई कि ऑटो सेक्टर नीचे गिरने लगा ओवरऑल। और अभिषेक लिमिटेड करके जो कंपनी थी, वो भी ऐसे 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 करके नीचे गिरने लगी, राइट। अभी क्या हुआ,
कि अभी जब ये नीचे गिर रही है तब अपने पिक्चर में ये आएगी ही नहीं कभी कंपनी। और ये जो साल था आप ऐसे पकड़ के चलो कि 2010 था, अच्छा, इतना बस हाई था इधर वो। मेरे को एक चीज बताइए, जब ये 1,000 रुपए की थी उस समय पे ये चलने वाली कंपनी थी, करेक्ट? मतलब ये बढ़िया हाँ कंपनी थी। हाँ, पर ठीक है। तभी हम नहीं थे ना 2010 में, तो हाँ, हम नहीं थे, नहीं, नहीं ठीक रहते है, ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके। और हम्म। उसके बाद है ना कुछ चीजें ऐसी हुई, जैसे ईवी का कॉन्सेप्ट आ गया, या अचानक से लोगों की इनकम बढ़ने लग गई तो लोग कार खरीदने लग गए, और बहुत सारी चीजें होने लगी, ईवी की भी बातें आने लगी। तो ये जो सेक्टर है वो चलने लगा। तो क्या हुआ कि कुछ सालों बाद ये जो अभिषेक लिमिटेड थी वो वापस से 1,000 रुपए पे आ गई। हम्म। अब ओके। इसका मतलब, अभी हमें फंडामेंटल के बेसिस पे तो जाना ही नहीं है, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब कोई कंपनी पहले 1,000 रुपए पे थी, और समझो ये 2015, या ये समझो ये कोविड के लो के टाइम इसने अ, समझो 500 रुपए का लो मार दिया था यहाँ पे। ठीक है, कोविड 2020 में में, जब, ठीक है। हाँ 2020 में इसने 500 रुपए का लो मार दिया था, क्योंकि कोविड में बहुत सारे स्टॉक ने बॉटम बनाए ही थे। और उसके बाद ये 4 साल में ये कंपनी वापस से 1,000 रुपए पे आ गई। तो अभी हम्म। ऐसा क्या हो रहा है ये कंपनी में, जो वापस से ये कंपनी 1,000 रुपए पे आई है, और ये 2010 की कंपनी, 2010 का भाव था। अभी आप ये सोचिए अभिषेक जी, जब आपकी कंपनी का भाव 1,000 रुपया यहाँ पे था, तो आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि वो टाइम पे तो ये कंपनी बहुत अच्छी होगी, वो टाइम पे तो ये कंपनी मतलब अच्छी ही चल रही थी, राइट? तो वो टाइम पे जो इन्वेस्टर थे, क्या उसने ये कंपनी को खरीदा होगा? उस टाइम पे तो खरीदा होगा। हाँ, मतलब उस टाइम पे तो ये कंपनी के बहुत बोल वाले चल रहे बिल्कुल, होंगे ना, कि यार ये बिल्कुल, तो हजार बिल्कुल, रुपया है, ये तो ऑल टाइम हाई पे चल बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो टाइम पे यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर ने खरीदा था, अब जो हम्म। किसी टीवी वाले के रिकमेंडेशन से, या किसी दोस्त के रिकमेंडेशन से, या किसी चाय के टपरी पे ऐसे कान लगा के सुन लिया कि अरे यार ये वो लोग 4 लोग इसकी बात कर रहे हैं, वो इतना होशियार था कि उसने जाके खरीद लिया। तो यहाँ पे जब 2024 में वो पर्सन की ये कंपनी का भाव आएगा, तो वो उसका, अगर उसने इतने पूरे डाउनफॉल में नहीं बेचा है अभी तक, लॉस नहीं बुक किया है, तो उसका फर्स्ट यहाँ पे मतलब यहाँ पे उसका ये क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा? वो निकलने की कोशिश करेगा कि चलो इधर तो आ गए। Right? तो वो ऐसा सोचेगा, समझो अभी तक उसने नहीं बेचा, अगर हम ये मान के चलते हैं कि अभी तक हाँ, उसने नहीं बेचा, तो लॉन्ग वो टर्म बोलेगा इन्वेस्ट कि करना भाई किया था। 14 साल हाँ, के बाद मेरा वनवास पूरा हुआ, और मेरा ये कंपनी का भाव आया, तो मैं यहाँ पे एक बार निकल जाता हूँ। बिल्कुल। तो इसके जैसे आदमी कितने हो गए मार्केट में? बहुत सारे हो गए। काफी, तो काफी हो गया। यहाँ पे कंपनी का क्या होगा, थोड़ा बहुत सेलिंग आएगा तो कंसोलिडेशन होगा, अच्छा। राइट? तो इसको मैं बोलता हूँ कंसोलिडेशन, या फिर बेस बनना। ओके। अब ओके। ये बेस बेस बहुत सारी जगह पे बनता भी है, बहुत सारी जगह पे नहीं भी बनता है। कभी कभी ऐसा ठीक होता है है। कि सीधा यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है। पर अगर बेस बनता है तो अच्छी चीज है, नहीं बनता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेस बनता है तो अच्छी चीज है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, कोई बुक में मैंने ठीक नहीं है। पढ़ा है। ओके। ठीक है। अब ये बेस बनने का मतलब क्या है, कि ये जो पुराने सेलर थे ना, वो अपनी यहाँ पे, पुराने बायर थे, वो यहाँ पे अपनी सेलिंग कर रहे हैं। तो जनरली स्टॉक मार्केट में शेयर ऊपर नीचे क्यों जाता है? अगर कभी किसी का डिमांड ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा, सप्लाई आ गया तो, अगर और डिमांड और सप्लाई इक्वल रहेगी तो वो साइडवेज जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है। अचानक से क्या होता है कि इन लोगों की सेलिंग, जो 2010 वाले थे, इन लोगों की सेलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। मतलब जितने भी 2010 के फंसे हुए लोग थे सब निकल गए। फिर ये स्टॉक में क्या होगा, एक ब्रेकआउट होगा। और ओके। मेरा मेथड ये बोलता है कि ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक जो 1,000 रुपए से 500 रुपया डाउन साइड में हुआ था ना, एटलीस्ट ये उतना ऊपर जाएगा। मतलब ये स्टॉक वापस से 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक की जर्नी पूरी करेगा अपसाइड में। ओके। तो ओके। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एंट्री मारने का कॉन्सेप्ट है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एंट्री मारने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट के अंदर है ना, मैंने तो आपको एक, मतलब एक शॉर्ट में एक चीज समझाई कि ऐसा हो सकता है। अभी जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अभी मैंने आपको एक पूरा सेक्टर रिवाइवल बताया। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक स्पेसिफिक कंपनी में बहुत साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुई होगी और वो कंपनी गिर गई, और उसके बाद वापस से उसमें रिवाइवल आया और वो कंपनी चली। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पूरा सेक्टर भी हो सकता है, या स्पेसिफिक कंपनी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को वो सारी चीजों से लेना देना ही नहीं है। मुझे सिर्फ लेना देना ये है
कि कोई स्टॉक बहुत सालों बाद, ये जो ऐसा वाला पॉइंट था ना, उसको बहुत सालों बाद ब्रेक करे। ओके, अब मेरा मेरे एक्सपेक्टेशन इसमें सिर्फ इतना ही है। हाँ, आपने जितना अभी बताया, इससे पहले आप आगे बताएं, मेरे 4-5 हाँ, सवाल है यहाँ पे, ठीक है। ये पहला चीज है कि हमने जो 1,000 रुपए से गिरवाया था 500 रुपए तक, ये करीब करीब हाँ, कितने हम अनुमान मान रहे हैं, 50%। 50% गिराया था, ठीक है। हाँ, अगर ये स्टॉक 50 के जगह पे 90% गिरा रहा था, तो भी क्या हाँ, हम तो इसे भी कंसिडर करते हैं? ठीक। तो ज्यादा है ना, ऊपर में 90% टारगेट आएगा अपना। अच्छा, तो वो हमारे लिए और अच्छा है, ठीक है। और अच्छा है। दूसरी चीज है कि बहुत सारे लोगों को एक काइंड ऑफ फोमो हो जाएगा, क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि भाई 1,000 रुपए की चीज आ गई थी लेट्स से 100 रुपए पे, और हाँ, 100 रुपए से फिर 1,000 पे हम ले रहे हैं, तो बहुत लोगों को, आपको लगता नहीं हेजिटेशन होगा कि यार अपन ने, जैसे मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, टाटा मोटर्स के साथ जो हुआ था, आपको ध्यान होगा कोविड के मैं समय टाटा में। मोटर का चार्ट लगाता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाटा और मोटर्स का अपन कोशिश, chart अपन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन ये देखने की कोशिश करते हैं जो मैंने बोला वो इसमें हुआ था। हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब मैं यही बताता हूँ कि ये देखिए ये कहाँ से गिरना शुरू हुआ था, 500 समथिंग से गिरा था शायद, 500 ये देखो, 600 से। देखो, ये 2015 में इसका हाई था 605 रुपया 90 पैसा। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल, उसके बाद इसने लो मारा कोविड में 64 रुपीज का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी आप पूछिए, आपका क्वेश्चन क्या था? अब मेरा ये सवाल है कि अब हमारा आपके मेथड के हिसाब से बाइंग प्राइस आएगा करीब 600 के ऊपर, ये जो आपने मार्क करा, राइट, करेक्ट। राइट। सामने वाला बंदा बोलेगा कि ये जो 60 रुपए, में राउंड नंबर ले रहा हूं अभी, ठीक है, 60 से 600 10x होता है, वो हाँ, उसका एक मिस हो गया। अब वो राइट। बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस कहां से रहेगा कि अब उसको कॉन्फिडेंस, इन द सेंस कॉन्फिडेंस गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं लगेगा कि यार ये ऑलरेडी इतना ज्यादा कवर कर दे, क्योंकि मैं नॉर्मल रिटेल के 100%। परस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ। अभी, राइट, अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ। कौन सा रिटेल आदमी यहाँ पे 60 रुपए में खरीदता है? कोई भी नहीं खरीदता है। तुक्के क्योंकि, वालों ने खरीद लिया होगा, वो भी हाँ, 120 तो में निकल रहे होंगे। मेरे पास भी ऐसे दोस्त लोग हैं जिसने कोविड के मेरे दो में पास उन्होंने भी है। उन्होंने उन्होंने अभिषेक जी कोविड में ही अकाउंट खोला था। आप मानोगे, मेरा एक दोस्त है, उसने निफ्टी 20 को मतलब अब 70 रुपए में खरीदा था, जो अभी नीचे गिरा था ना अभी। और अभी जब उसका अकाउंट देखोगे ना, तो आपको निफ्टी 20 में इतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। तो क्या उसको नॉलेज था? नहीं। उसका नसीब था कि उसने कोविड में ही अकाउंट खोला, और उसने कोई वीडियो देखा था कि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो निफ्टी 20 या ईटीएफ खरीद लो, तो उसने खरीद लिया। बट उसको ये चीज की समझ नहीं थी कि वो निफ्टी 20 कितने अच्छे भाव में खरीद रहा है। तो वैसे ही, पहली बात तो कोई भी रिटेल इसको 60 रुपए में खरीदेगा ही नहीं। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, क्योंकि ये टाइम पे भले बड़े से बड़े इन्वेस्टर की बैंड बजी पड़ी होती है, क्योंकि जो उन्होंने ऑलरेडी माल लिया था उसका ही M2M बढ़ने के इनको पैसे देने पड़ते हैं। फिर भी चलो, बहुत सारे साउंड इन्वेस्टर है जो बहुत अच्छे हो सकते हैं, उन्होंने खरीदा होगा, पर उसकी जो परसेंटेज है, मतलब वो जो लोग हैं वैसे बहुत कम होते हैं। राइट। अब बात रही, अगर आप इसको 60 रुपए पे नहीं खरीद रहे हो, आप 500 में नहीं खरीद रहे हो, देखो, हर चीज का ना एक मेथड होता है। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तभी मैं एंटर करूंगा, क्योंकि तब इसके अंदर मोमेंटम स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी इसका अपर प्राइस का बैंड ही कुछ नहीं है। तो ये मेरा मेथड है। पर अगर मैं फंडामेंटल्स ज्यादा सीखता तो शायद मैं इसको 60 रुपया या 120 या 150 में ले लेता, क्योंकि वो टाइम पे फंडामेंटली ये बहुत ही साउंड डिसीजन था। ठीक ठीक है। अच्छा, मेरा अभी दूसरा, अभी आपका क्वेश्चन ये भी है कि भाई 600 रुपए पे तो खरीदने के लिए हर इन्वेस्टर को डर लगेगा, जैसे पहले एब्सोल्युटली, मुझे भी लगता था कि यार, क्योंकि ये जो अभिषेक जी मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन से मेरे को ये पता चला है। तो आप सोचो, आज से 6 साल पहले जब मैंने ये चीज को ऑब्जर्व किया था, तो मुझे भी यही लग रहा था कि यार 600 रुपए वाली चीज कोई 1200 कैसे हो सकती है। विजय, तो किसी को बोलना भी मत, नहीं तो देखो गाली देगा। राइट। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए क्यों टाइम लगा? क्योंकि ऐसे ट्रेड बनते गए, 600 से 1200 हुआ, 500 से 1000 हुआ, तो मिला यार ये तो हर बार हो रहा है, कुछ तो होगा। फिर मैंने क्या किया, थोड़े थोड़े पैसे लगाने शुरू किए, वो अच्छे रिटर्न आने लगे। अब पहले मैं क्या करता था ना, मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, मैं 10 से 15 शेयर खरीदता था। मैं बहुत डाइवर्सिफाई करता था, क्योंकि मैंने ऐसा सब जगह पे देखा था ना, डाइवर्सिफाई करना बहुत अच्छा होता है। बट बाद में मुझे पता चला कि भाई डाइवर्सिफाई करो, अच्छा होता है, पर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका रिटर्न भी कम हो जाता है।
तो अब मैं वो चीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि हम कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हैं। मतलब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला, अगर मेरे पास 1 करोड़ है, तो अभिषेक जी मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा 3 स्टॉक में पैसा डालूंगा। वो अब ओके, वो इतना लेवल तक मैं क्यों, हाँ ठीक वो है। लेवल तक मैं क्यों पहुंचा हूं, मैं किसी व्यूअर को नहीं बोलता कि वो ऐसा करे। शुरू के 2 साल वो ये कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करे, 2-3 साल ये कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करने के बाद उसमें भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। वाह वाह। राइट, तो अभी हाँ पूछिए सर आप। अब मेरा दूसरा सवाल है, जब हमारा मार्केट गिर रहा है, लेट्स से टाटा मोटर्स या कोई भी हो, इसके बाद एक बार टाटा मोटर समझने के बाद मैं आपसे सजेस्ट करूंगा हम एक बार डीएलएफ का भी देखें, क्योंकि मेरे को डीएलएफ का भी थोड़ा यस, कुछ ऐसा चार्ट ध्यान आ रहा है। तो हाँ, क्योंकि डीएलएफ ने बहुत लंबे टाइम, इसका हाई देखिए कितना वो था, बहुत ज्यादा टाइम लगा के। इसका इसका हाई है 700 रुपीज, अरे सॉरी 700 रुपीज नहीं, इसका हाई है 1225, और वो इसने मारा था 2008 में। ठीक है, और अभी रीसेंट अगर हम ये इसने तोड़ा था, हाँ बिल्कुल। अब मुझे ये समझना है कि हम एक, जब आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं उस समय पे जो फॉल होने के बाद जो समय बिताया उस स्टॉक ने, जैसे कि हम डीएलएफ में देख सकते हैं, तो ये वाले हाई को तोड़ने के लिए 2010 से लेके अभी अभी शायद तोड़ा था 2023-24 में, इफ आई एम हाँ नॉट रॉन्ग, ये है ना, ये हाँ, 2009, ये वाला जो आप बोल रहे हो, हाँ एग्जैक्टली exactly. मतलब ये ऑलमोस्ट 2023 में तोड़ा था, और ये 2009 का हाई था। एग्जैक्टली नो के टूवर्ड्स द एंड था। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो मोर देन अ डिकेड निकल गया, एक 10 साल से भी राइट, ज्यादा, 11 12 13 साल निकल गए। तो क्या ऐसा मैं मान सकता हूं कि जितना ज्यादा साल निकला है उसके बाद ब्रेकआउट इट इज बेटर? क्योंकि टाटा हाँ। मोटर्स के केस में ये कितने साल में हो गया, टाटा मोटर्स 5-6 साल में टाटा हो गया, मोटर का 2018 का 2024 2023 में हुआ। 6 साल, 5 साल हो गया। और इसी केस में ये बहुत बड़ा था, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अब लार्जर द यस, ड्यूरेशन बेटर इट इज? लार्जर लार्जर द ड्यूरेशन हायर द प्रोबेबिलिटी। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, डीएलएफ में और टाटा मोटर में क्या फर्क है। देखो यहाँ पे डीएलएफ में ड्यूरेशन तो ज्यादा है, पर आप ये चीज को नोटिस करो अभिषेक जी कि हम लोग क्या अभी तक, आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ वो है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद एंट्री। तो उसमें वो कॉन्सेप्ट से डीएलएफ में एंट्री बनेगी 1225 के ऊपर। ठीक है, पर ठीक है। और एक मेथड है जो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि ये मेथड थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है, वो है रिवर्सल ब्रेकआउट। अब मैं आपको रिवर्सल मेथड, मैंने आपको आज जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ वो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो वो होता है ऐसा, जिसको हम लोग कब बोलते हैं। हाँ ठीक है। पर रिवर्सल ब्रेकआउट, ये जो नॉर्मली कब ब्रेकआउट की हम लोग आज बात करने वाले हैं, पर रिवर्सल ब्रेकआउट में मेरा थॉट प्रोसेस क्या चला कि भाई ये जो कब है, ये समझो 1000 रुपए पे कब ब्रेक हो रहा है चार्ट का, तो ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो हुई होगी नीचे से। करेक्ट। तो समझो इसकी शुरुआत हुई होगी 500 रुपए से। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा रिवर्सल ब्रेकआउट, और इसको मैं बोलूंगा मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ओके, अभी अगर आप रिवर्सल ब्रेकआउट में 500 में एंट्री करोगे, तो पहले आपको 500 से 1000 रुपए तक का रिटर्न मिलेगा, और ठीक उसके है। बाद 1000 से और ऊपर का रिटर्न मिलेगा। तो रिवर्सल ब्रेकआउट में यू कैन मेक डबल रिटर्न। डबल, ओके, अच्छा ये रिस्की है लेकिन, करेक्ट। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक और है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे आप डबल से आधा रिटर्न बनाओगे, पर अच्छा रिटर्न बनाओगे। पर अभी देखो, स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। अभी ये जो रिवर्सल ब्रेकआउट होता है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि रिवर्सल ब्रेकआउट में अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, तो सिर्फ 2 ट्रेड आपके राइट जाते हैं, पर आपके 2 ट्रेड का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा है। मैक्स टू मैक्स 3 जाएगी अगर मार्केट अच्छा है। तो यहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट में आपकी जो ट्रेड राइट होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, पर रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट में अगर आप 10 ट्रेड लेते हो अभिषेक जी, तो आपके 7 से 8 ट्रेड राइट जाएंगे। वाह वाह। पर यहाँ पे आपको कंपेयर टू रिवर्सल ब्रेकआउट आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। बट फिर भी मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप सिर्फ मल्टी ईयर ब्रेकआउट को ही फॉलो करोगे ना अभिषेक जी, तो भी बहुत होता है। अगर किसी को रिवर्सल ब्रेकआउट प्रैक्टिस करना है, तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि पहले मल्टी ईयर ब्रेकआउट प्रैक्टिस करो 3-4 साल,
उसके बाद अपन रिवर्सल ब्रेकआउट पे आओ। और ये रिवर्सल ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में कैसे आया पता है? मैं एक दिन है ना अपने सारे स्टॉक्स को बैक टेस्ट कर रहा था, तो मैंने बोला कि मैं सारे स्टॉक्स में यहाँ पे एंट्री मारता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसने नीचे से भी तो शुरुआत की होगी ना। जैसे डीएलएफ ने यहाँ से शुरुआत की, पर मेरी एंट्री तो 1200 के ऊपर आएगी, तो मैंने बोला कि ये नीचे वाली एंट्री को कैसे पकड़ूं। तो अभी नीचे वाली एंट्री को कैसे पकड़ूं, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि बहुत साल बाद अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे देखो, उसने यहाँ पे ये भी किया वापस से। आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे कैंडल कंटिन्यूसली एक ही लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रहे थे, और फिर वो स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो उसको एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है, पर उसके लिए एक बहुत टाइम बड़ा बेस भी अपने पास होना चाहिए। और इधर तो बहुत बड़ा बेस। हाँ, तो बेस था। तो वही चीज है कि अगर आपको राइट बेस मिल जाता है तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। जैसे हिंद कॉपर में अगर आप देखोगे तो ये चीज हुआ था, सेम चीज हुई थी, ये देखो यहाँ पे हुई थी। अगर आप देखोगे हिंद कॉपर में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, विच इज समवेयर अराउंड 196। उसके बाद ये चल रहा है। अभी रिवर्सल ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी कम क्यों होती है? क्योंकि ये देखो, ये जो स्टॉक है ना ऊपर से नीचे गिरा है ना, इसका मतलब हर भाव पे लोगों ने खरीदा है, हर भाव पे लोगों ने खरीदा है, हर भाव पे लोगों ने खरीदा है। हाँ, तो जैसे जैसे वो स्टॉक का प्राइस आएगा वैसे पुराने बायर बेचने आएंगे, पुराने बायर बेचने आएंगे, पुराने बायर बेचने आएंगे। मतलब यहाँ पे किसी किसी बायर को ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग तो हर नंबर पे आ रहा है। करेक्ट। पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट में उसका पावर क्यों कम लगेगा? क्योंकि देयर इज नो ओल्ड बायर, ऊपर भाव ही कभी नहीं गया था जिंदगी में। वो नया ओपन स्काई जो बोलते हैं, ओपन स्काई। हाँ, ओपन स्काई है ना, उसके पहले तो किसी ने खरीदा ही नहीं था, तो वहां पे बेचने कौन आएगा अगर किसी ने पहले खरीदा ही नहीं था तो। ओके, लेकिन विजय भाई इसमें एक और चीज बताइए। दोनों जो आपने सिस्टम बताया, एक तो हम ऑब्वियसली सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे, लेकिन टारगेट हम वैसे ही सेट कर रहे हैं जो इस नहीं, केस में। रिवर्सल ब्रेकआउट में क्या होता है ना, जनरली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होते हैं वहां पे आपको मार्क करना है। जैसे मैं उसको वाटरफॉल एरिया बोलता हूँ, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्क करोगे तो आपकी वो टारगेट हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो ऑल टाइम हाई है वो आपका फाइनल टारगेट होता है वैसे। पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट में तो वो रेंज कैलकुलेशन मेथड ही होता है। और जब आप कह रहे हो मल्टी ईयर ब्रेकआउट, तो कोई एक सेट स्टैंडर्ड है कि एटलीस्ट इतने साल का ब्रेकआउट हो तो हम उसको काउंट करेंगे? एटलीस्ट 4-5 साल से बड़ा हो ना तो और अच्छा, मतलब जितना ज्यादा बड़ा उतना अच्छा। पर हम उसको मिनिमम टाइम फ्रेम दे सकते हैं, 4-5 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है। एक हम जो स्टार्टिंग में कौन सा मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम चेक कर रहे थे, आपने एक चार्ट खोला हुआ था आई थिंक। ओके, अभी नहीं, हाँ अभी मैं पहले टाटा मोटर्स का एग्जांपल, पहले हम लोग है ना, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। हाँ, अभी मैंने आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट का थियरी समझाया, राइट। अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि एक्चुअल चार्ट में ये काम कैसे करता है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, राइट। तो वो चीज पे भी हम लोग आते हैं। अभी देखो, आप एक चीज नोटिस करो, हम लोग जो भी स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कर रहे हैं। अभिषेक जी, अभी आप ही मेरे को बताइए कि मेरा स्टॉक सिलेक्शन का मेथड क्या है। तो अगर कोई स्टॉक यहाँ पे आ रहा है और समझो वो 2015 का या 2018 का या 2005 के बाद उसके ऊपर के प्राइस पे आ रहा है, तो ये क्या मार रहा है? ऑर्डिनरी हाई। बिल्कुल। तो एक स्टॉक सिलेक्शन का आपका विंडो हो गया कि आपको ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स को चेक करना है डेली। दूसरा, या तो वो 52 वीक हाई वाले विंडो में आपको मिलेगा। ठीक है। अगर आप ये सिर्फ दो चीज को रेगुलरली चेक करते रहोगे ना तो भी बस हो गया, और ये दोनों सब जगह पे फ्रीली अवेलेबल है, ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई कौन से स्टॉक मार रहे हैं। ठीक है ना। पर ये है, तो अभी ये दो चीज करना है तो आपको कम से कम 3-4 हजार स्टॉक में से रेगुलरली 50-60 स्टॉक मिलेंगे। उसमें से अपने को ये देखना है कि कौन से स्टॉक अपना सेटअप बना रहे हैं, जो अपना ये है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का। तो अभी टाटा मोटर में क्या हुआ था, 2015 में इसका जो हाई बना था, उसके बाद ये स्टॉक नीचे गिरा होगा और वापस से इसने हाई मारा था, और फिर पता नहीं ये कंपनी में क्या हुआ, नीचे जाके ये 70 रुपीज तक आ गया था। ये कोविड का लो था। उसके बाद देखो, ये स्टॉक ने वापस से 2022 में एक हाई मारा, पर ये 600 रुपए तक नहीं आया था, ये 530 तक आया और नीचे गिर गया, और वापस से यहाँ पे आके उसने 600 रुपए में जुलाई 2023 में हाई मारा। अब
यहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई अगर कोई स्टॉक 2023 में 2015 का हाई ब्रेक कर रहा है तो शायद ये कंपनी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब इंटरनली क्या चेंज हो रहे हैं हमको पता नहीं है, और एज अ लेमैन मुझे पता भी नहीं करना है, पर मेरा मेथड ये बोलता है कि अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री करना एक चीज बनती है। अब आप इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपने इसकी रेंज निकाली फ्रॉम टॉप टू द बॉटम और आपने वो रेंज को ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दी तो आपको मिलेगा यहाँ पे टारगेट जो है 1127 का, जो मैंने पहले से मार्क करके रखा है। और आप अगर यहाँ पे ये नोटिस करोगे कि 600 रुपए से 1122 बनता है 87 to 90% रिटर्न। अभी अभिषेक जी, टाटा मोटर एक लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक में आपको 80% जितना रिटर्न मिल सकता है अगर आपका हमारा ये मेथड राइट होता है तो। और अभी देखो, इसने पूरा तो टारगेट अभी तक अचीव नहीं किया है, पर ये अपने टारगेट के ऑलमोस्ट पास आ गया है, क्योंकि अपना 1120 टारगेट था और ये 900 रुपीज के पास आया है। अभी नए लोगों को तो ये खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज ऑलरेडी चल चुकी है, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी गूगल पे हम लोग 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स को चेक करेंगे और उसमें से लाइव देखने की कोशिश करेंगे कि अभी कोई लाइव एग्जांपल हमारे किसी स्टॉक में अप्लाई हो रहा है क्या, तो आपके व्यूअर्स को एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे गूगल में आके यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूंगा। अभी देखो 52 वीक हाई स्टॉक्स ही आप लोगों को सर्च करने हैं और वो आप कोई भी एप्लीकेशन में जाके कर सकते हो, पर अगर आपने निफ्टी के एनएससी के वेबसाइट पे भी जाके अगर आप ये चेक करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे ये दिखेगा। अभी अभिषेक जी, मेरे पास तो कोई ऑडियंस नहीं है तो मैं आपको ही ये क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आप ही मेरे लिए ऑडियंस के लिए आप ही एक पर्सन हो जो एज अ ऑडियंस है। तो अभी आप मेरे को एक बात बताइए कि अंबुजा सीमेंट अपने 52 वीक हाई वाले कैटेगरी में आया है, पर क्या अंबुजा सीमेंट में अपना मेथड बैठ रहा है अभी? हमारा मेथड सिंपल से यही कह रहा है ना, ऑल टाइम हाई तो हमने क्लियर करा हुआ है और नहीं, ये स्टॉक ऑल टाइम मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी तो दे चुका है ऑलरेडी। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि क्या ये जो अभी तक हमने सीखा है, जो हमें बहुत साल के बाद का हाई ब्रेक करना चाहिए, क्या ये स्टॉक वो कर रहा है? अभी कर रहा है क्या? कहाँ कर रहा है? अभी इतने जल्दी नहीं कर रहा है, पहले कर रहा था। नहीं, तो ये कर ही नहीं रहा है, ये कर ही नहीं रहा है। इसने बहुत टाइम पहले यहाँ पे किया था, अगर आप देखो तो इसने 2021 में 288 का हाई ब्रेक किया। ये हम मंथली कैंडल्स यूज कर रहे हैं, करेक्ट? यस, हाँ। तो दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात, ये आपको मंथली और वीकली टाइम फ्रेम फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को बहुत बड़ा टाइम फ्रेम कहाँ मिलेगा? मंथली और वीकली में क्लियरिटी मिलेगी। तो अभिषेक जी, अभी तो ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है। यस, अगर ये स्टॉक हमने यहाँ पे देखा होता 290 पे 2021 मार्च के महीने में, तो ये स्टॉक क्वालिफाई कर रहा था, क्योंकि ये 2015 का हाई ब्रेक कर रहा था। और वो टाइम पे हमारा इसका टारगेट क्या बनता? ये जो इसकी बॉटम से लेके टॉप तक की रेंज है वो आपको ऐड करनी है, तो वो टाइम पे हमारा टारगेट बनता है इसमें 430 का, जो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो वो स्टॉक ने मारा भी था। हाँ, करेक्ट। उसके बाद अदानी वाली न्यूज आई थी और ये वापस नीचे आया था, करेक्ट, राइट। तो अभी ये स्टॉक हमारे स्कैनर में तो आया, बट हमारे लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, दूसरी बात, अभी मेरे पास यहाँ पे 236 स्टॉक है अभिषेक जी 52 वीक हाई में, करेक्ट। अभी आपके किसी आपके व्यूअर के दिमाग में ये चलता होगा कि विजय जी, क्या हमको 236 के 236 स्टॉक स्कैन करने हैं? तो मेरा जवाब ये है कि हाँ, करने हैं। देयर इज नो शॉर्टकट। मुझे लगा कोई सोल्यूशन देंगे कि नहीं, नहीं अभिषेक जी, मैं आपको बात बताऊं, अगर आप ये चीज को प्रैक्टिस करते हो ना, मैं बोलता हूँ हफ्ते में सिर्फ 2 बार, तो ये जो 236 है ना, उसमें से 200 स्टॉक तो आपके वही आएंगे जो आप पहले देख रहे थे, शायद 30 नए स्टॉक आएंगे। तो फिर अभी जैसे मेरे को पता है कि यहाँ पे कुछ स्टॉक ऐसे है, जैसे ये बजाज ऑटो है ना, बहुत टाइम से मेरे स्कैनर में, मतलब ये 52 वीक हाई में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बजाज ऑटो तो कब से 52 वीक हाई तोड़ ही रहा है ना। करेक्ट। अभी देखो, बजाज ऑटो में भी मजे की बात क्या है, क्या बजाज ऑटो अपने 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 कैटेगरी में बजाज ऑटो बैठता है क्या? नहीं, अपने में अपने वाले
ये 52 वीक में हाई में आया, क्यों आया? क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक्चुअली लाइफ टाइम आया और 52 वीक हाई मार रहा है। तो मुझे पता है कि अगर मैंने इसको 4,500 में या 4,000 में देखा होता ना तो कुछ फायदा है, बाकी ये 10,000 भी मारेगा, 12,000 भी मारेगा, तो भी 52 वीक हाई में तो रहेगा। तो ये 236 में से एक स्टॉक है। अभी मैं एक स्टॉक अभी देखता हूँ, ये है अपना बॉश लिमिटेड। ओके, अभी आप मेरे को बताओ, आप मेरे व्यूअर हो तो आप मेरे को बताओ कि बॉश लिमिटेड अपने स्कैनर में आता है? टेक्निकली देखा जाए तो आना चाहिए, क्योंकि इसने हाई लगाया था, आता ये है। ईयर कौन सा 2015 का लगाया था, उसके बाद ये पूरा टाइम पास किया है और अब जाके तोड़ा है, तो बहुत आया। अच्छा, बिल्कुल। अभी अभी अपन रिवर्सल की बात नहीं करते, पर इसमें रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ था 19,000 पे। अच्छा, ठीक है, अभी अपन रिवर्सल की बात ही नहीं करते। रिवर्सल हम नेक्स्ट पार्ट में ही समझेंगे। हाँ, मल्टी ईयर वो आपका स्टाइल है ना कि नेक्स्ट पार्ट के लिए कुछ हाँ, ले। 20,000 लाइक्स जैसे ही आएंगे हम नेक्स्ट बट पार्ट करेंगे। बट अभिषेक भाई सच बताओ, मेरी बात आप सच में मानो, मैं आपके ऑडियंस को भी बोलता हूँ कि रिवर्सल ब्रेकआउट से भी बहुत ज्यादा अच्छी मल्टी ईयर ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर आपको बहुत शांति से पैसा कमाना है ना, आज जो आपको मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, अच्छे से आप शांति से पैसा कमाओगे। और अभिषेक जी, मैं अपने अकाउंट में सिर्फ यही करता हूँ, और मेरा जो चैनल है मैं उस पर भी मैं यही सिखाता हूँ, बस और कुछ नहीं। तो ऑडियंस को मैं बता दूं कि विजय भाई का एक बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है, लिंक मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां पर वो काफी सारे लोगों के खुद भी पॉडकास्ट लेते हैं, काफी सारी चीजें सीखने मिलेंगी। मास्टर इन वन आई थिंक सीरीज का नाम है वहां पे। यस। यस, और काफी चीजें सिखाते हैं, तो जाके चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो अगेन विजय भाई, समझते हैं। थैंक यू अभिषेक जी। तो अभिषेक जी, अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो कंडीशंस हमने सीखी थी थियोरी में, अभी अपन उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये स्टॉक का हाई था कितना था हाई, मैं आपको बताता हूँ, 27,990। कौन से साल में था? 2015 मार्च महीने में, राइट? अब मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि 2015 के बाद ये कंपनी में क्या हुआ जिससे ये कंपनी नीचे गिर गई। और ये देखो बॉटम इसने क्या बनाया था, कोविड का ही बनाया था, क्योंकि कोविड में ही मेजर लोअर सर्किट लगे थे। तो कोविड में इसने बॉटम बनाया था 7,850 रुपया। अभी कोई भी आदमी बोले बारे 7,800 में हमने क्यों नहीं लिया, 9,000 में क्यों ले लिया, 28,000 में क्यों लेना चाहता है? भाई आपको 9,000 में, पहली बात तो आपको नॉलेज नहीं होगा 9,000 में इसको लेना है वो, और दूसरी बात आपके पास पैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि लोअर सर्किट में सबकी बैंड बजी पड़ी होती है, मेरी पर्सनली बजी पड़ी थी, राइट? और ना अपने को इतना नॉलेज होता है वो टाइम पे कि लेना चाहिए, मुझे तो नहीं है, बाकी अगर किसी को हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी मेरा मेथड क्या बोलता है कि अगर ये स्टॉक नेक्स्ट टाइम कभी भी अपना 2015 का हाई ब्रेक करेगा, वहां पे मेरे कान खड़े होने चाहिए और मुझे वहां पे ये स्टॉक में ध्यान देना चाहिए अगर खरीदना है तो। अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि आपकी एंट्री और आपका स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होता है, करेक्ट, राइट? तो अभी मैं यहाँ पे एंट्री का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। पहले मैं क्या करता था ना अभिषेक जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भी बहुत सारी ये चीजों में है ना इम्प्रोवाइजेशन किया है, क्योंकि आपको एक मेथड पता चल जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से फायदे में ला सकते हो। आपको मेथड पता चलने के बाद भी आपकी, पहले मेरी एंट्री और एग्जिट में बहुत गड़बड़ होती थी, क्योंकि मैं कभी कभी क्या करता था कि ब्रेकआउट कैंडल को पूरा क्लोज होने देता था और फिर मैं नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करने की कोशिश करता था। तो उसमें गड़बड़ क्या हो जाती थी कि ब्रेकआउट कैंडल ही कभी कभी इतना ऊपर चले जाता था ना, जैसे अभी इसमें 28,000 पे ब्रेकआउट कैंडल है, अपना ब्रेकआउट होना चाहिए 28,000 में, तो ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होने के टाइम पे वो कैंडल ही 32,000 पे पहुंच जाता था। ओ ओके, तो अभी 28,000 की चीज अगर आप 32,000 में लोगे तो आपका स्टॉप लॉस तो बड़ा हो गया। करेक्ट। तो और पहले मैं क्या करता था, ब्रेकआउट कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाता था। तो अभी ये केस में अगर मैं ब्रेकआउट कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाऊं तो 30,600 रुपया बनता है। और अगर मैं उसके 28,000 से कैलकुलेट करूं तो 15-16% का स्टॉप लॉस बनता है। और अगर समझो वो 32,000 वाले कैंडल के लो को मेरे को स्टॉप लॉस लगाना होता तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा हो जाता है। करेक्ट। 30% स्टॉप लॉस बने। तो मैंने थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये समझा कि 15-20% स्टॉप लॉस लगाना इज नॉट अ गुड आइडिया। अपन ज्यादा से ज्यादा 10% का रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड में। और 10% भी क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अभी अभी मैं बॉस का टारगेट कैसे कैलकुलेट करना चाहिए अभिषेक जी, मेरे को आप ये बताइए तो जरा। ये आप बॉश के केस में ऊपर से नीचे आप देखेंगे,
हाई दो से हजार लेके, पंद्रह का हाई मार्क करेंगे। हाई से लेके यहाँ तक, तो हमारा तो मैंने करीब 20,000 हाई एक से सौ लेके चालीस करेक्ट ऊपर ऐड कर दिया। अभी अभी अरे अभिषेक जी, आप तो बोल रहे हो कि इसका टारगेट 48,100 रुपया आएगा। हाँ हाँ करेक्ट। क्या बात कर रहे हो अभिषेक जी, हो ही नहीं सकता। आपके मेथड के हिसाब से तो आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। देखो, अभी मैं ये चीज गारंटी से नहीं बोलना चाहता, ये वर्ड ही खराब है बोलना, बट मेरे 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 मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि कॉन्फिडेंस बोलता है। बट मैं आप लोगों को एज अ व्यूअर, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, जिस भी दिन इसका प्राइस 48,100 आएगा ना, प्लीज नीचे आके कमेंट लिख देना कि बॉस टारगेट हिट। और विजय भाई को टैग करना ट्विटर पे, और ये वाला वीडियो उनको बताना कि आपने इस वीडियो में मतलब बोला था। अब ये, अच्छा, अब ये कितने टाइम में हो सकता है उसका मैं आपको बताता हूँ। पूरे मन के सवाल आप लेते जा रहे हो एक एक करके। हाँ बिल्कुल हाँ, कंटिन्यू। क्योंकि क्योंकि अभिषेक जी, मुझे पता है कि एक ट्रेडर के मन में क्या डाउट होते हैं। तो अभी देखो, अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हो, मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हो, और आप मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो, तो आपके ट्रेड को कंप्लीट होने के लिए 6 महीने से 1 साल लग सकता है। अभी आप बोलोगे विजय भाई 6 महीने से 1 साल, मतलब आपने या तो 6 महीना या तो 1 साल डबल क्यों बोला? उसका रीजन है कि अगर देखो, किसी भी स्टॉक को अच्छा चलने के लिए 3 चीज की जरूरत है। मार्केट का अच्छा होना, स्पेसिफिकली वो सेक्टर का अच्छा होना, और ऑब्वियसली वो स्टॉक का भी अच्छा होना। तो अगर ये तीनों चीज, जिसे मैं बोलता हूँ अमर अकबर एंथोनी, अगर वो लाइनअप है, तो ये स्टॉक का रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, राइट। और अगर समझो मार्केट खराब हो रहा है, समझो वापस से ये आ गया कि चाइना ताइवान का वॉर होने वाला है, और हो चुका है, शुरू हो गया है, तो मार्केट क्या हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए खराब। पर ये स्टॉक स्ट्रांग है, तो ये स्टॉक क्या करेगा? कंसोलिडेट करेगा, एक ही प्राइस पे रहेगा, 5-10% पे मूव करेगा, क्योंकि मार्केट के कंपैरिजन में ये स्टॉक तो स्ट्रांग है ना। ये स्टॉक ज्यादा नहीं गिरेगा, पर ज्यादा टाइम ले लेगा आपका। तो ओके। इसी वजह से 6 महीने से 1 साल का टाइम फ्रेम पकड़ के चलो। पर अभी आप ये देखो अभिषेक जी, अगर हम लोग ये स्टॉक में 6 महीना या इतना टाइम लगाते हैं, और समझो हमने ये स्टॉक को 29,000 में खरीदा, और हमारा टारगेट है 48,100, तो इसमें आपको 65% प्रॉफिट मिल सकता है। बॉश जैसी कंपनी में, वाओ। हाँ, और जो लार्ज कैप, अपन लार्ज लार्ज कैप कैप है एक्चुअली है, राइट। लार्ज तो कैप। अभी, हाँ, आपने 10% का रिस्क लिया, और आपने 60-70% का टारगेट अचीव किया, तो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखो, तो आपका 1:6 और 1:7 बन रहा है। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस होता है, वो जो 27,990 माइनस में 10% कर देता हूँ। ठीक है। और मैं ना कैंडल का लो, ना मैं किसी चीज का लो, मैं -10% सीधा कर देता हूँ। अभी -10% भी क्यों करता हूँ, उसका रीजन समझो। -10% इसलिए कर रहा हूं कि पहली बात तो, अगर ये स्टॉक सच में बहुत अच्छा है, और ये स्टॉक का टारगेट जो हमने कैलकुलेट किया है 48,000 आना चाहिए, तो ये स्टॉक को कभी भी 28,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये स्टॉक 28,000 के नीचे जा रहा है ना अभिषेक जी, इसका मतलब ये स्टॉक में हमने जो सोचा है वो शायद नहीं होगा। तो अगर ये नीचे जा रहा है, तो मैं इसमें फिर 10% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इसको 10% का बफर दूंगा कि भाई तो 10% में समझो कुछ भी हो जाए। समझो अभी आजकल तो मार्केट में बहुत ऐसे ट्रेड पड़ते हैं ना, कि कभी किसी गड़बड़ में कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये स्टॉक भी गिरा, तो 10% का मैंने तेरे को बफर दिया है। 10% के नीचे तू गया तो मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, तू निकल जा मेरे अकाउंट से। ओके। ठीक है। अभी मैं इसमें एंट्री कैसे करता हूँ? 28,000 प्लस 2-3% आप ऐड कर दो, जो भी आपका नंबर आता है ना, वहां पे आपको एंट्री करनी है। ठीक है। और इसमें कोई क्लोजिंग बेसिस का वेट नहीं करना है। समझो आपका 28,000 प्लस 2% आया, समझो 30,000 या 29,500, तो आपको 29,500 का अलर्ट लगाना है आपके ब्रोकर के ऐप पे। जैसे वो बजा, वैसे आपको आपकी जितनी भी आपको क्वांटिटी लेनी है आपके अकाउंट के बेसिस पे। समझो आपका अकाउंट 10 लाख का है, आप ये सोचते हो कि भाई ये शेयर में मुझे 1 लाख रुपया ही डालना है, क्योंकि आपको टोटल 10 ट्रेड ही लेने हैं, तो आप इसमें 1 लाख डिवाइड बाय जो प्राइस चल रहा है, वो जितनी क्वांटिटी आई उतना आप ले लो। जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को पोजीशन साइजिंग से कैलकुलेट करते हैं, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप अपना अकाउंट देखो कितना है।
अगर आपके अकाउंट में आपको सिर्फ 10 ही ट्रेड लेने हैं, क्योंकि हर ट्रेड अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 से तो ज्यादा ही रहेगा, करेक्ट। आप 10 ट्रेड लोगे। अगर समझो 5 में भी आप रॉन्ग पड़ गए तो आपका लॉस 50% हुआ। और अगर आप 5 में राइट पड़े और आपका 50% सब में मिला तो आप 250% से कमाओगे। करेक्ट। समझो आप 60%, जो 50% अपना लॉस हुआ प्लस 10% एक्सपेंस, तो आपका 60% भी 250 में से निकाल दो ना अभिषेक जी, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो और ये मेथड को फॉलो करते हो। और एक चीज, 50% से तो ज्यादा ही एक्यूरेसी आता है, पर मैंने खराब से खराब सिनेरियो बताया। विजय भाई, इसमें ना मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को एक और चीज क्लियर कर दो, क्योंकि मुझे तो दिख गया है क्यों नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ना एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, अपन को एक वीडियो देखते हैं कि अरे क्या सेटअप बताया विजय भाई ने, अब तो हम किसी पे भी कूद जाएंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एक बंदा है जिसके अकाउंट में है 10 लाख, वो हमारा ये वीडियो देख रहा है, वो अगर बहुत एक्साइटेड हो गया, अरे विजय भाई ने क्या चीज बताई है, उसने बॉश ही देख लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बॉश ही देगा। अब बॉश एफएनओ में भी है। वो बंदा बोलता है, बोले अरे छोड़ो ना यार, फ्यूचर में खरीदता हूँ 10 लाख पे, मान लो वो 4 लॉट खरीद के बैठ जाता है, क्या उसको खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए अगर नहीं खरीदना चाहिए? अभी अभिषेक जी, एफएनओ का गेम है ना बहुत, मतलब देखो, अगर आप एफएनओ को अच्छी तरीके से यूज करो ना तो वो आपके लिए वरदान बन सकता है, और अगर आप उसको जिस तरीके से आपने बोला उस तरीके से यूज करोगे तो श्राप बन सकता है। अच्छा, अभी अपन यहाँ पे लाइव समझने की कोशिश करेंगे। वैसे बॉस का लॉट कितना है मुझे पता नहीं है, पर अपन देखते हैं। रहता था 10-15। नहीं, वैल्यू 25 का है, तो मतलब इसकी लॉट की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 25 इंटू 32,000 कितना होता है? 7.5 लाख के ऊपर का होगा मेरे हिसाब से। 25 8 लाख। इंटू 32,000 नहीं, मैं देखो 8 लाख होता है। 8 लाख है ना? तो अभी आपने क्या बोला था, उसका अकाउंट साइज कितने का है? 10 लाख का है और 4 लॉट ले रहा है वो। हाँ, तो 8 लाख इंटू 4। अभिषेक जी, उसने 10 लाख के अकाउंट में 32 लाख की पोजीशन बनाई है। बिल्कुल। और बनाते हैं, तो मना नहीं कर रहा हूँ, बनाएंगे लोग। नहीं, मैंने ये कैलकुलेशन क्यों किया पता है अभिषेक जी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को है ना, कभी ये कैलकुलेशन समझा ही नहीं है। अगर आपका अकाउंट 32 लाख का है और आप अगर 4 लॉट खरीदोगे तो आपने 100% पोजीशन बॉस को दी है वैल्यू वाइज। मैं मार्जिन वाइज तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, मार्जिन तो बहुत छोटा होता है। देखो, अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करना है तो आप एफएनओ के रिस्क भी समझो। आप है ना मार्जिन को कैलकुलेट मत करो, आप लॉट साइज को कैलकुलेट करो। अगर आपने 5 लाख के अकाउंट में 32 लाख की पोजीशन बनाई है, और समझो हमारा इसमें पहली बात तो इसमें इसको 1 साल या 6 महीना लग सकता है, तो आपको उतना रोल ओवर करना पड़ेगा, तो आपका रोल ओवर का कॉस्ट आ गया। चलो, आप उतने टाइम तक बचे भी रहे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर रोल ओवर। मतलब रोल ओवर का कॉस्ट मेरे ख्याल से 1-1.5% होता है हर महीना। करेक्ट, करेक्ट। पर अगर रशिया यूक्रेन वॉर जैसा पीरियड आ गया, और आप आखिरी वाली कैंडल देखो ना, ये वही बता रहा हूँ, ये वाले कैंडल में है ना, ये वाले कैंडल में क्लोज तो ये जो इलेक्शन वाला वीक था ना, करेक्ट में इसमें अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे ना तो ये स्टॉक तो ऊपर ही क्लोज हुआ है। पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वहां पे ब्रोकर तो अपना M2M डेली बेसिस पे कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे है ना भाई, भलों के पानी छूट जाते हैं। तो अगर मान लो उसको M2M पॉजिटिव दिख रहा होगा, उसने उस पर और भी उठा लिया होगा, उस दिन तो उसका पोजीशन ही कट जाता पूरा। मतलब अभिषेक जी, आपको अभी एक तरह से 4 लॉट लिए, उसके बाद उसको M2M पॉजिटिव मिला भाई, ये निशानी होती है दी एंड की। देखो, एफएनओ करो, एफएनओ आप करो, मैं भी करता हूँ अभिषेक जी, मैं भी करता हूँ। पर मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे आपको बोला कि मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ कि लॉट साइज का वैल्यू कितना है। जैसे अशोक लेलैंड का 5,000 का लॉट है, मार्जिन तो 2-2.5 लाख रुपया है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 192 का शेयर है, अभी तो 230 हो गया। तो जब आप वैल्यू गिनना शुरू करोगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आपके गूज़बम्स आ जाएगी। आप बोलोगे कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था 5 लॉट लेके, 4 लॉट लेके। क्योंकि प्रॉफिट में तो बहुत अच्छा लगेगा 4 लॉट, अरे वाह प्रॉफिट आ रहा है। पर जब वो नेगेटिव साइड का M2M, बहुत सारे लोगों की ताकत ही नहीं है वो M2M देखने की। आप समझ लो कि ये वो बात हो गई कि आप
10 लाख रुपए हैंडल नहीं कर सकते हो और मैंने आपको 1 करोड़ दे दिया। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इससे ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि जो बिगिनर्स हमारा ये देख रहे हैं, जिनको 1-2 साल से ज्यादा का अनुभव नहीं है, वो कैश ही प्रेफर करो, इस अगर इस मेथड को फॉलो कर रहे हो जो आप सिखा रहे हो। करेक्ट, ये क्या हम कह सकते देखो हैं? एक्चुअली देखो ऑप्शन तो आप बाय नहीं कर सकोगे क्योंकि ऑप्शन तो हर 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 महीने उसका एक्सपायरी हो जाता है। करेक्ट तो करेक्ट। आप ऑप्शन खरीदोगे ना तो आपका नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैं आपको एक अशोक लेलैंड का एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, अभी अशोक लेलैंड के एग्जांपल मैं इसलिए बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी है ना अभिषेक जी, अभी हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि एक पर्सन ने अपनी मेथड से, एक आदमी ने एफएनओ में फ्यूचर्स खरीद लिया। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे ये देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये अभी मेरा मेरा जो मेथड है उसके बेसिस पे 2018 का ये लेवल था और ये लेवल का प्राइस था 167.50। उसके बाद ये स्टॉक नीचे गिरा, वापस यहाँ पे आया। देखो मैंने आपको बोला था ना कंसोलिडेशन होता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत साल बाद जब भी स्टॉक वापस से बहुत साल पहले का हाई ब्रेक करने आता है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो बोलते हैं अरे ये मेरा भाव आ गया। वो लगान भी कैसे बोलता है, वो एक मीम है जिसमें बोलता है कि हाँ इसने मार दिया छक्का, ऐसा वाला। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके माल बेचते हैं क्योंकि उनका बहुत साल पुराना जो दर्द है वो खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सेलिंग चलती है। पर अभी अशोक लेलैंड में अगर किसी ने ब्रेकआउट हुआ था समझो अपना जुलाई में, और मैंने क्या बोला था कि 168 इसका लेवल है, +2% 3% आपने एंट्री कर ली, तो इसका 168 +2-3% कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ, 172। तो 172 में आपने एंट्री की और -10% आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद ये स्टॉक ने देखो, अगर किसी ने इसको एफएनओ में खरीदा होता तो ये मंथली चार्ट है अभिषेक जी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना और 9वें महीने पे इसका मूवमेंट चालू हुआ। पहली बात, 9 महीने का जो रोल ओवर कॉस्ट है, जो चलो हम लोग ऐसे समझते हैं कि 1% है, शायद 1% से ज्यादा भी हो सकता है, पर उससे 1% ज्यादा भी हो सकता है, 1-1.5%। हाँ, हाँ ठीक है। तो चलो 9% समझते हैं, तो 9% तो आपको कुछ मिले बिना ही कॉस्ट बढ़ गया आपका, मतलब आपके प्रॉफिट में 9% ऑटोमेटिक कम हो गए। बिल्कुल ये बात हम लोग कर रहे हैं जिसने फ्यूचर खरीदा है उसकी। और दूसरी बात, अगर आपने ये 9 महीना, आपका माइंड इतना स्ट्रांग है कि आपने किसी स्टॉक को 9 महीने तक फ्यूचर में होल्ड किया, पहली बात 2 महीने के बाद ही कोई भी एफएनओ को ओपन ही नहीं रख सकता है, क्योंकि वो ऐसा सोचेगा कि यार ये तो चल ही नहीं रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है, उसके चक्कर में अदानी डबल हो गया, ये डबल हो गया, फलना नौ डबल हो गया। महीने 9 दिन में लोगों की हालत टाइट हो रही है, 9 महीने तो बहुत बड़ा टाइम हो जाता तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें कभी कभी पॉज लग जाता है बिकॉज ऑफ सम इशू। अभी वो इशू मार्केट खराब होने का भी रीजन हो सकता है, या वो स्पेसिफिकली कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट खराब आए तो भी पॉज लग सकता है। तो यहाँ पे फॉर फॉर एनी हाउ 9 महीने का इसका पॉज लग गया। पर अभी आप ये देखो कि उसके बाद पिछले 3 महीने में ये स्टॉक ने, अगर आप देखोगे तो 3 महीने में इसने 46% का रिटर्न दिया है। तो 9 + 3 कितने हो गए, है। 12 ऑलमोस्ट साल भर। साल भर में 46% रिटर्न दिया है अगर आप ऐसे कैलकुलेट करो तो। अशोक लेलैंड एक लार्ज कैप स्टॉक है वैसे। विच इज एनीवेज बीटन द बेंचमार्क्स, तो तो ऑब्वियसली। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसने 9 महीने का रिटर्न ही 3 महीने में दे दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो ये मैं ऑडियंस को बता दूं, ऑडियंस हाँ, को इधर एक सॉरी और सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ। पहली बात बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर आपने एफएनओ खरीदा, फ्यूचर खरीदा होता तो आप तो रुक ही नहीं पाते, और 9% का कॉस्ट आपका और बढ़ जाता है। जो 9% तो Correct. मिनिमम मार रहे हैं, शायद ये 15% भी हो सकता है रोल ओवर कॉस्ट, अगर आपने ऑप्शन खरीदा होता तो अभिषेक जी। मैं वही बोल रहा था, कोई बंदा बोलता है कि विजय भाई ने बताया अब लेते हैं, ये तो 15 गुना बना के निकलेंगे ऑप्शन बाइंग करके। अच्छा, इसका रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से टारगेट आ रहा है 300। बहुत सारे लोग तो 290 का या 250 का ही हर महीने कॉल खरीद रहे हैं। अब तक तो अकाउंट ही नहीं बचा होगा ये लास्ट 3 महीने तक का, तो खत्म। तो आपने विजय ठक्कर को 4 गाली दी होती और आपने बोला रहता पागल है। पर देखो मैं ये जो चीज सिखा रहा हूँ वो इक्विटी के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। एफएनओ में आप कर सकते हो, फ्यूचर्स में आप कर सकते हो,
पर उसके लिए आपको कैश में पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा 3-4 साल। नहीं, सही बोल रहे हो आप। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ विजय भाई, आपने स्टार्टिंग में बोला जब हम क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मैं पीवीटी यूज कर रहा हूँ, वी का तो कहीं हम यूज ही नहीं कर रहे, ये तो बिना वी के यूज हो जा रहा है, वी फॉर वॉल्यूम। अभी तक हमने वॉल्यूम ही नहीं दिखाया है। तो आप बिना वॉल्यूम के इतना कुछ कर ले रहे, वाओ। हाँ, नहीं वॉल्यूम का देखो, जैसे आप, मैं ऑब्वियसली ये बहुत ही वाहियात सवाल है, पर मैं आपको पूछता हूँ, आप मंदिर गए हो? बिल्कुल गए। तो वहां पे आप मंदिर क्यों जाते हो, किसका दर्शन करने जाते हो? भगवान के। मैंने बोला ना, बहुत ही वाहियात सवाल है। पर वहां हाँ। पे और एक जन होता है, और एक जन होता है वहां पे जो टीका लगाता है, पंडित जी। पुजारी। पुजारी, तो हाँ। मेन हमारा इंटेंशन क्या होता है कि भगवान के सामने हाथ जोड़े और भगवान को बोले कि भाई हमें कुछ अच्छा करे, हमारी लाइफ में क्या कुछ दी दो। एग्जाम्पल दिया है। पर हाँ, पर टीका लगाता है पुजारी। तो बिल्कुल। वो पुजारी अपना क्या होता है कि भाई, अच्छा मैं बोलूंगा, अरे अभिषेक भाई आप मंदिर गए थे क्या आज? मेरे को कैसे पता चला मंदिर गए थे? क्योंकि आपके घर में टीका है। तो वो करेक्ट, टीका करेक्ट। लगाता है पुजारी, जो अपने ये केस में वॉल्यूम है। वाह, वाह। तो ओके, वॉल्यूम वॉल्यूम हमारा एक सेकेंडरी कंफर्मेशन है, ओके। जो हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ ये स्टॉक में वॉल्यूम हुआ है, तो हम लोग इसको थोड़ा और सीरियस ले सकते हैं। तो अभी हम लोग वॉल्यूम को निकालते हैं बाहर, ठीक है। अच्छा, दूसरी है। बात, जितना बड़ा स्टॉक रहेगा ना, लार्ज कैप स्टॉक रहेगा, उसमें उतना वॉल्यूम का कंफर्मेशन आपको कम मिलेगा, क्योंकि वो लार्ज कैप स्टॉक्स में वॉल्यूम तो हमेशा नॉर्मली होते ही रहते हैं। ठीक है। बट मिड ठीक। कैप और स्मॉल कैप में आपको वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है ना, वो थोड़ा ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पे आपको टिक बड़ी दिखेगी। तो अभी मैं आपके साथ एक लेटेस्ट एग्जांपल शेयर करता हूँ, जो है ये अपना लार्सन एंड टोब्रो फाइनेंस का। आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरे भी रडार पे, बट ठीक है। अब आपसे भी देखते हैं क्या अभी कॉन्फिगरेशन। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान में रखो कि ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था वो था 199, अरे 198.90, और वो बना था 2017 में। बिल्कुल। बट यहाँ पे और एक हाई है जो 2018 का है, और ये दोनों में अगर अपन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वैसे डिफरेंस तो सिर्फ 12-13% का है, पर मैंने दोनों को मार्क करके रखा है। विजय भाई, एक सवाल है मेरा इधर। टेक्निकली जो आपने समझाया है उसके हिसाब से तो ये जो 12% ऊपर वाला चीज है वो ब्रेकआउट के बाद चलो, हमको इसको तो कंसिडर करना चाहिए, correct? हम लोग उसको हम लोग इसको हटा ही देते हैं ना, चलो मैंने हटा दिया इसको। पर ठीक है, चलिए, ठीक पर है। अगर आपको 10-12% का एक एंट्री थोड़ा अर्ली करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी बेस बना था और बाद में यहाँ से और गिरा था। तो ठीक है। आप अभी ऐसे केस में नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है कि भाई पहले 100 शेयर इधर ले ले, फिर 100 शेयर ऊपर ले ले, पिरामिडिंग। ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैंने इसको क्यों ऐसे किया है, क्योंकि यहाँ पे वो जो लॉजिक है ना वो बैठ रहा है। 2017 के बाद ये स्टॉक का जो लो बना था, अगेन कोविड में ही बना था, क्योंकि कोविड में ही बहुत सारे स्टॉक्स के लो बने थे। उसके बाद ये स्टॉक 2024 फरवरी में इसने अटेम्प्ट किया। अभी वापस यहाँ पे देखो क्या हुआ, जिसने 2017 में लिया था वो बोला, अरे भाई मेरा भाव आ गया स्टॉक का। किसी दोस्त ने फोन किया, अरे दोस्त अपन ने जो वो स्टॉक लिया था ना उसका भाव आ गया वापस से, निकल। चलो बेचते हैं। ब्रोकर को फोन करते हैं या लॉग इन करते, पता चला उनका पासवर्ड ही खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी लॉग इन ही नहीं किया है। तो उन्होंने पासवर्ड रीसेट करके बेचा अपना शेयर। तो यहाँ पे ये स्टॉक में अभी आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब ये स्टॉक में 6 महीने से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि कंसोलिडेशन होना इज अ गुड साइन, कि पहले के लोग निकल रहे हैं, और जो हैवी, मतलब जो अच्छा बायर है वो उसकी पोजीशन बना रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये मंथली चार्ट में आपको वॉल्यूम का जो कैंडल है वो इतना स्ट्रांगली नहीं दिखेगा, पर आप अगर एक स्लाइडली वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कैंडल ने एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट किया है। अभी मैं स्ट्रांग ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 176 पे इसका ब्रेकआउट लेवल था, और ये क्लोज हुआ है 182 पे, मतलब आधा ये ब्रेकआउट के ऊपर है और ऑलमोस्ट आधा ब्रेकआउट के नीचे है। तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो कंपैरेटिवली वॉल्यूम भी इसमें ज्यादा हुआ है। अगर आप, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ वॉल्यूम ज्यादा हुआ है, तो मैं पहले के वॉल्यूम्स को देख रहा हूँ। करेक्ट। आपको समझा ये चीज कि मैं पहले के वॉल्यूम्स देख रहा हूँ कि पहले इसके वॉल्यूम्स कितने होते थे। अगर आपको नंबर देखना है तो आप वॉल्यूम बार पे आपका कर्सर रखो,
आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो मैंने रखा, अभी यहाँ पे कितना वॉल्यूम हुआ है ये कैंडल में, 113 मिलियन, करेक्ट। है ना। अभी हम देखेंगे कि इतना वॉल्यूम इसमें पहले कब हुआ था, तो ये कैंडल मुझे दिख रहा है जिसमें हुआ था 119 मिलियन, और वो था 2023 जुलाई में। और अगर आप देखोगे तो मतलब एक बार कोविड में हुआ था 300 मिलियन वॉल्यूम, वो तो आउटलायर इवेंट हो गया। मतलब ठीक वो है। किसी म्यूचुअल फंड ने या किसी बड़े आदमी ने खरीदा होगा जो हमने को पता नहीं है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर 90 रुपए में 300 मिलियन वॉल्यूम हुआ था, और अभी जाके 180 में वापस से 100 मिलियन के ऊपर का कैंडल बना है वॉल्यूम का, तो कोई तो यहाँ पे खरीद रहा है ना। तो और पुजारी का टीका। खरीदने के साथ साथ ये प्राइस ऊपर भी गया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बाइंग वॉल्यूम है, क्योंकि प्राइस ऊपर गया है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे अपन अपना ट्रेड पहले कैलकुलेट करते हैं कि अगर, अच्छा अभी इसका एक ब्रेकआउट तो 176 पे हुआ है, दूसरा ब्रेकआउट इसका होगा जो मेन ब्रेकआउट है वो 199 के ऊपर होगा। करेक्ट। तो इसका आने वाले टाइम में जो हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि 1 साल का पीरियड लगाते हैं, अभी आगे अभिषेक जी ये दूसरा स्टॉक है, अपने व्यूअर्स को बोलना जब भी इसका टारगेट आए तो अपने को वहां पे कमेंट करे। बिल्कुल 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 करेंगे। इसका टारगेट जो बन रहा है वो बनता है 350 रुपीज। अगर मैं अभी के प्राइस से कैलकुलेट करूं अपसाइड में, ये बनता है 92%। ओके। अभी अगर किसी को फंडामेंटल्स के बारे में ज्यादा नॉलेज है तो मैं उसको बोलूंगा कि आप इसके फंडामेंटल्स को चेक करो, डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अब मैं अगर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन स्टूडेंट हूं तो मैं अभी भी इसको इसलिए एंटर नहीं करूंगा क्योंकि मंथली कैंडल अभी पूरी फॉर्म नहीं हुई है। नहीं नहीं नहीं, हम जब रिकॉर्ड किया एंट्री का मैंने एंट्री का क्या, अच्छा वो वाला कंडीशन है ही नहीं। ओके। क्योंकि तो बस अभी देखो okay. मैंने एक ट्रेड मिस किया था फोर्स मोटर में, ये कैंडल क्लोजिंग के चक्कर में। अगर मैं कैंडल क्लोजिंग का बात करता तो ये कैंडल, अच्छा इसका इसका एंट्री है ना, फोर्स मोटर का लॉजिक देखो, ये फोर्स मोटर का 2016 में हाई था विच इज 4840। अच्छा ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, पर ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुआ, 6766 रुपए पे, जो आपने स्टार्टिंग में बताया था। बिल्कुल। तो अगर आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करते तो आपका ये स्टॉक, ये ट्रेड मिस हो जाता। और जबकि ये ट्रेड भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, चलो अपन इसका रेंज कैलकुलेशन ही करते कि इसका रेंज कैलकुलेशन से कितना टारगेट बन रहा था, और ये स्टॉक का क्या हुआ, 9100 रुपए का टारगेट बन रहा था। और ये मंथली कैंडल है अभिषेक जी, ये स्टॉक ने 3 महीने में ही 9100 कर दिया। और इसका एक्चुअल रिटर्न कितना हो रहा था 9100 तक, 90% 3 महीने में, फोर्स मोटर। और एक एग्जांपल देता हूं, अभी ये नाटको फार्मा है। अभी अभिषेक जी आप मेरे को बताओ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अभी तक ये चीज मैंने बताई नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ आप बता ही दोगे मुझे। पहले तो मेरे को ये बताओ कि इसका ऑल टाइम हाई बहुत साल पहले किधर था। बहुत साल पहले तो 2017-18 पे था, बट फिर उसके बाद इधर था, इधर था। Correct. तो पहले अपन इसको मार्क करते हैं, चलो मार्क कर दिया। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि अगर कोई स्टॉक बहुत साल बाद अपना ब्रेक करता है और वो बाद में वापस नीचे गिर जाता है, मतलब हमारे केस में तो हम 10% का ही जगह दे रहे हैं, तो ये केस में देखो ये अपने ब्रेकआउट लेवल से 10% कभी हुआ था। एक मिनट में मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ। ये अपने ब्रेकआउट लेवल से 10% इधर ही हो गया था, मतलब इसने ब्रेकआउट किया था 1090 में, और ये नीचे में 982 में अगर हमने खरीदा होता वो समय पे 2021 में, तो हम निकल ही जाते इसमें लॉस बुक करके। बिल्कुल राइट। उसके बाद 10% लॉस बुक करने के बाद अगर आप नहीं निकलते ना, तो आप कितना बड़ा फंसते, देखो आपको 50% लॉस हो जाता। तो पहली बात तो ये है कि आपको 10% के नीचे निकल ही जाना है, क्योंकि अगर ये स्टॉक रिवर्स हो रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें, ठीक है। पर अभी क्या हो रहा है ये स्टॉक में अभिषेक जी, अब इसने दिया है ब्रेकआउट कैंडल, तो मोटा तगड़ा वाला हो गया। राइट। अभी देखो, अभी इसका हम लोग एक बार ये ब्रेकआउट के बाद जो इसने हाई मारा था, जो फेल हो गया था, हम लोग उसको भी मार्क कर लेते हैं, तो वो है 1189। अब करेक्ट। अभी हमारे लिए कंसीडर तो हम
1092 को ही करेंगे, जो बेसिकली 2017 का हाई था। करेक्ट। पर ये स्टॉक अपने को और एक अच्छी कंफर्मेशन क्या बता रहा है कि 2017 में, जब 2021 में जो इसने ब्रेकआउट किया था और फेल हो गया था, ये उसको भी क्रॉस कर रहा है। करेक्ट। राइट, मतलब ये स्टॉक के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है। और अभी अगर आप 2017 से 2024 का अभी तक का टाइम कैलकुलेट करोगे तो ये कितना साल हो जाता है, 6-7 साल हो जाता है। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये स्टॉक में भी एक अच्छी मोमेंटम बन रही है। मैं इस पे ऐड करूंगा, ये वाला एक स्टॉक जो नाटको फार्मा बोल रहे हो, फंडामेंटल मैंने देखा नहीं है बट शायद अच्छे होंगे। रीजन ये है क्योंकि एक म्यूचुअल फंड वाले ने मेरे को करीब 2023 के आसपास बोला था कि वी आर, हमारा फंड हाउस शायद कुछ कुछ उस हिसाब से। देखो, अब इस फंडामेंटल्स की अगर बात करें, मैंने नाटको फार्मा का जितना मुझे आता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे जैसे नॉर्मल आदमी को जिसको फंडामेंटल्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है, पहले तो वो मार्केट कैप देखेगा, तो मार्केट कैप 21,000 करोड़ है। मतलब इसको छोटा ही माना जा सकता है, बड़ा नहीं माना जा सकता। राइट। अगर मैं इसका प्राइस टू अर्निंग देखूं तो वो 15 है, पर इसका इंडस्ट्री पी देखूं तो वो 33 है। ठीक है। तो अभी भी ये इंडस्ट्री पी से फेयरली वैल्यूड आप बोल सकते हो। पर अभी अपन इसका एक एक नॉर्मल आदमी क्या देखता है, प्रॉफिट एंड लॉस देखता है। तो अगर अपन इसका सेल्स देखे अभिषेक जी, तो इसका सेल्स अभी जो मार्च के, मतलब अभी जो मार्च का ईयर इसका खत्म हुआ 2024 का, उसमें इसका सेल्स आया है 3,999 और ये वैल्यू करोड़ में है। तो आप देखो कि इसका जो सेल्स है ना, सेल्स का नंबर है ना, अब तक का हाईएस्ट नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, वो है 1388 करोड़। और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे ना, तो वो नंबर भी इसका अब तक का हाईएस्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक चीज यहाँ पे अच्छी बन रही है कि इसका सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे है, इसका प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है, और इसका प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे है। वाह, तीनों चीजें हमको एक, मतलब बस मुझे इतना ही आता है फंडामेंटल्स में। अच्छा एक बार आप ये चार्ट खोलिए वापस, नाटको का एक बार चार्ट खोलिए। मेरा एक सवाल था, हमने जो नाटको का देखा था, पहला कंसोलिडेशन हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ और एक फेलियर हुआ, हमारा 10% वाला स्टॉप लॉस कट गया। क्या मैं इसे ऐसा समझ सकता हूँ? बट हाँ, और दूसरी चीज जो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमको समझाई आपका फोर्स मोटर वाले एग्जांपल से, कि भाई ब्रेकआउट जो दिख रहा है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो आप उसको वेट मत करो कैंडल क्लोजिंग का, अदरवाइज स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा और आपका टारगेट भी जाएगा। पर ऐसे में विजय भाई, जो ये हमारा टेक्निकल टर्म्स वगैरह हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट होके ये टर्न हो गया वहां से नेटको फार्मा पहली बार में, क्या कोई तरीका है कुछ हम ऐड कर दे वहां पे वॉल्यूम या कोई कुछ ऐसा, या हमको ये मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, कोई, अभिषेक जी देखो, मैं सच बताऊं ना, मतलब एकदम दिल से सच बात है कि फॉल्स ब्रेकआउट को जब तक ये फॉल्स नहीं होता है ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। और ये हमारे मेथड में ये एक ड्रॉबैक है जो मैं लेके चलता हूँ। पर मैं अगेन यही बोलता हूँ कि हम लोग, मैं स्टॉक मार्केट में मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी मेथड है जिसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 60% से ज्यादा है, कौन सी ऐसी मेथड है। तो मेरी ये जो मेथड है ना, मेरे एक्सपीरियंस से इसकी प्रोबेबिलिटी 70% से ज्यादा है। ओके। और मुझे एक चीज बताइए, आपने थोड़ी देर पहले फंडामेंटल्स दिखाए, थोड़े बहुत हल्का फुल्का जो जितना आपको पता है, फंडामेंटल्स क्या सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे? जैसे कुछ हमारे व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे, बोले यार हमें नहीं आता, हमको ये क्या है सेल्स वेल्स कुछ नहीं आता, तो हमको ये तो मत देखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मैंने फंडामेंटल देखो, मैंने अभी फंडामेंटल्स के बारे में सीखना शुरू किया है अभिषेक जी, और मैं आपको ये बोलने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी कि मुझे ये कंप्लीट सीखने के लिए शायद 5-6 साल भी लगे, क्योंकि फंडामेंटल्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो शायद सीखने के लिए पूरी जिंदगी भी चली जाती है लोगों की। तो मैं तो अभी सीख रहा हूँ, पर मैं आपके व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि पहले आप एक मेथड में मास्टर बनिए, आप एक बार वो मेथड में मास्टर बन गए, फिर आप दूसरी चीज सीखने में आगे बढ़िए। अब मुझे ये सीखने की जरूरत क्यों पड़ी, आपका सवाल ये होना चाहिए। तो मेरे को ये सीखने की जरूरत इसलिए पड़ी, एक कुछ ऐसे ट्रेड थे ना अभिषेक जी, जो पिछले कुछ सालों में मेरे पास आए, और उसके बाद वो ट्रेड मेरे लाइफ के एक लेसन बन गए। जैसे एक अभी आप जो देख रहे हो, ये क्या है, एबीबी इंडिया, राइट अभिषेक जी?
अभी एबीबी इंडिया का ट्रेड देखो क्या था, ये मैं एक बार के लिए ये हटा देता हूं। अगर आप एबीबी इंडिया को देखोगे ना, 2008 का इसका हाई था। मैंने मैंने अभी फंडामेंटल सीखना क्यों शुरू किया है उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। 2008 का इसका हाई था 1613 रुपया, राइट? आपको दिख रहा है अभिषेक जी यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। राइट। और इसने ब्रेक किया 2021 में, बराबर। कितने साल का हो गया ये कंसोलिडेशन, 2008 और 2021? मेरा तो मैच बहुत खराब है। 2008 से 13.5 साल पकड़िए, 13 साल के तेरह ऊपर। तेरह 14 साल, 13-14 साल, 13-14 साल, राइट। 13-14 साल। अभी एज पर हमारी एंट्री तो भाई ये 1613 के ऊपर 2% या 3% में हमने एंट्री कर दी। हम क्लोजिंग कैंडल की वेट नहीं करते, हम जैसे 2-3% ऊपर आ गया हमने एंट्री मार ली, ये एक्सपेक्टेशन पे कि अगर ये 2-3% इसके ऊपर आ गया है तो ये ऊपर ही जाने वाला है, और हमने रिस्क लगा लिया नीचे 10% का। अभी हमारा जो इसमें जो हमारा टारगेट था वो कितना था, एक्सपेक्टेशन, ये रेंज निकाली, 1200। ये हमने रेंज को ऊपर डाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने देखा, अरे वाह, मेरा टारगेट तो 2900 बन रहा है। और करेक्ट। एबीबी इंडिया 2021 में आई डोंट नो कितने लोगों को पता था, मुझे भी नहीं पता था ये कंपनी के बारे में। तो ये मुझे 70% का टारगेट दे रहा था, 75% का। मैंने बोला भाई बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, मेरे को 1:7 का ट्रेड मिल गया, करेक्ट। अभिषेक जी मैं ना यहाँ पे निकल गया क्योंकि आपका सेटअप हो गया। ओ, अब मेरे को लगा झटका, मैं हो गया पागल। अभी अगर आप इसको देखोगे ना अभिषेक जी, ये एक्चुअली वो स्टॉक था जो आपके लाइफ में बहुत कम मिलते हैं। इसने अभी तक रिटर्न दिया है 463%। मतलब आप ये भी देखो, टाइम भी देखो, 2021 और 2000, अच्छा बाय द वे आप ये मंथ को देखो, जून 2021 से लेके जून 2024, मतलब कितना हुआ ये, एग्जैक्ट 4 साल या 3 साल? 3 साल हुआ। 3 साल हो रहे हैं। 3 साल में 400 गुना, 460 रुपया, 460%। तो अभिषेक जी जब ऐसा ऐसा होता है ना, तो अपने को ऐसा लगता है कि अपन तो बहुत सस्ते में निपट गए। बाकी एक बात और एक बोल देता हूँ कि ऐसे स्टॉक है ना, आपको पता नहीं चलेगा, जब आप लेते हो आपको नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक ज्यादा चलेगा। पर अगर आपने फंडामेंटल को सीखा तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगेन प्रोबेबिलिटी की चीज है। अगर आपने फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से सीखा तो आपको वो, जैसे मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको 3 चीज बताई है जो एक अच्छे स्टॉक में होता है। बहुत साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ दे रहा है, राइट। ये चीजें मैंने बताई, प्राइस के साथ दे रहा है। तो ये 3 एक सुशील कन्या के लक्षण हैं शादी करने के लिए। बिल्कुल। पर अगर आप फंडामेंटल सीखोगे तो आपको शायद मल्टी बैगर्स के भी कुछ लक्षण मिलेंगे। तो ये एबीबी इंडिया के फंडामेंटल्स के क्या क्या ट्रिगर थे वो टाइम पे, कि गवर्नमेंट पावर सेक्टर पे ध्यान दे रही थी, और ये स्टॉक वो पावर सेक्टर कंपनीज में थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला स्टॉक था, और इसका मार्केट कैप वो टाइम पे बहुत छोटा था। तो ये बहुत ही फेयरली वैल्यू, मतलब अच्छे वैल्यू पे मिल रहा था, तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने इसको लिया और ये इतना हो गया। दूसरा एक स्टॉक था जिससे मेरे को झटका लगा था, वो था परसिस्टेंट। इसमें भी सेम हुआ। ये देखो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था 2020 में, 2014 का। मेरे टारगेट के हिसाब से इसका कुछ मतलब 750-800 आ रहा था, और अभी ये स्टॉक का भाव है 3700 रुपया। अच्छा एक सेकंड, मेरे को थोड़ा इसमें एक चीज पूछनी है विजय भाई। ये जो ब्रेकआउट कैंडल था, ये काइंड ऑफ इसी में ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस कैंडल बना, पर हमने एंट्री ले ली थी इधर, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमारा 10% का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। हाँ ठीक है। और दूसरी चीज मेरे को इधर ये पूछनी थी कि एंट्री हम फिर क्या डेली कैंडल के क्लोज पे ही लेने रहे हैं? नहीं, देखो आप तो वैसे भी समझो 480 प्लस 3% जो भी प्राइस आता है, परसेंटेज वाइज के ऊपर जब भी गया है आपने तो वो तो जब भी किसी ना किसी दिन पे तो ट्रिगर करेगा ही वो। और वो दिन में क्लोज पे ट्रिगर होना चाहिए, उस दिन के क्लोज नहीं, प्राइस ये बहुत ही इजी कर रहा है। ठीक है, हाँ अब देखो मैं अभी आपको जो रूल बता रहा हूँ ना अभिषेक जी, ये मैंने इतने सालों में ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी जो मैंने एंट्री एग्जिट्स में गलतियां की थी ना, मैंने उसको क्या किया है, मैंने उसको एक रूल बना के उसको रूल में डाल दिया है कि भाई अभी इसमें मेरा कोई इफ एंड बट नहीं आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको क्लोज होने दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको हम रीटेस्ट में खरीदेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा महंगा है,
देखो महंगी चीज और महंगी हो सकती है और सस्ती चीज जीरो भी हो सकती है, ये शेयर मार्केट ने मुझे बहुत सालों से सिखाया है। गॉट इट, गॉट इट। या तो कंटिन्यू। ये अच्छा, अभी बहुत साल के मतलब बहुत बहुत ही रेयर ऐसा होता है जब आपको अपने मेथड से किसी सेक्टर में ब्रेकआउट मिलता है, जो मुझे ऑटो सेक्टर में मिला था। और अगर आपको याद हो अभिषेक जी, हम लोग एक इवेंट में मिले थे इंदौर में। हाँ, मैं भी आया हुआ था उस इवेंट में, करेक्ट। हाँ, कान तो भी वहां खोले। पे मैंने, हाँ, तो वहां पे देखो, यहाँ पे ऑटो सेक्टर में ऐसा हुआ था, 2018 का ब्रेकआउट हुआ था 2022 में। और जैसे अशोक लेलैंड ने कंसोलिडेट किया वैसे इसने भी कंसोलिडेट किया सेक्टर ने, क्योंकि यहाँ पे बाद में रशिया यूक्रेन वॉर आ गया था। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई सेक्टर या स्टॉक बहुत स्ट्रांग है तो वो अपने लक्ष्मण रेखा के नीचे जाएगा ही नहीं, भले कितना भी कुछ हो जाए। तो वो यहाँ पे हुआ। अगर आप देखोगे ना सर, तो यहाँ पे ये ऑटो सेक्टर 12,000 वाला 25,000 हो गया है। सेक्टर डबल हो गया, डबल के ऊपर। डबल से ज्यादा। तो इसके डबल अंदर टीवीएस मोटर, एमएनएम, अगर आप सब में देखो, मारुति जो भी मैं तो फिर आपको, भगा था, एमएनएम भगा, मारुति ये देखो बहुत सारे एमएनएम, अगेन एमएनएम ने 2022 मई में ब्रेकआउट दिया 2018 का। और ये स्टॉक 900 वाला, 1,000 रुपए वाला, अभी 2,900 है। टीवीएस मोटर, ऑलमोस्ट 3x। टीवीएस मोटर 2022 जून महीने में दिसंबर 2017 का ब्रेकआउट, 790 रुपए वाला 2,500 रुपया। अच्छा, मारुति ये पार्टी में बहुत लेट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मारुति ने अभी 10,000 का ब्रेकआउट सितंबर 2023 में ब्रेक किया है 2017 का। और मारुति की जर्नी अभी शुरू हुई है जो 16,000 तक जा सकती है। अशोक लेलैंड भी आप बोल सकते हो कि लेट है। बॉश भी जैसे हमने देखा वो एक तरीके से लेट है, क्योंकि वो ऑटो एंसिलरी में आता है। करेक्ट। अभी रिसेंटली ये वाले जो स्टील स्टॉक है, ये भाई अपने जिंदाल स्टील एंड पावर, ये ट्रेड अभी थोड़ा महंगा हो गया है। पर इसने देखो 2010 का ब्रेकआउट 796 था, वो इसने अभी यहाँ पे दिया। और ये 796 के बाद ये स्टॉक अभी तक 40% चल चुका है, जबकि इलेक्शन का 10% लोअर देखने के बाद भी ये स्टॉक ऊपर आया है। और एक स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम, जो फिलहाल चल चुका है, पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि 2008 का ब्रेकआउट इसने 140 पे किया था और ये अभी 190 चल रहा है। इसने भी इलेक्शन का झटका सहन कर लिया और ये 50% चल चुका है। दूसरा एक स्टॉक है रिको ऑटो, इसने देखो 2005 का ब्रेकआउट 2024 में किया था, मतलब किया है फरवरी में। अभी तो इसका स्टॉक ऐसा ही हिट हुआ है, करेक्ट। नहीं नहीं, इसका समझो 114 में आपने एंट्री ली है तो -10%। तो अभी अभिषेक जी, मेरा मेरा इसमें बोलने का ये मतलब है ना कि अभी आपके व्यूअर के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि यार ऐसे सेटअप क्या हमको हर मार्केट सिनेरियो में मिलते रहेंगे? तो यस, हर बार अगर मार्केट कभी खराब भी होता है ना, तो देयर इज अ वन सेक्टर जो चलता है। और अगर आप ये 52 वीक हाई वाला ये निकालते हो, अगर आप ये रोज चेक करते हो, तो आपको स्टॉक्स मिलते हैं। और समझो आपको कंटिन्यूसली ऐसा होता है कि अरे मुझे तो कंटिन्यूसली ऑटो के ही स्टॉक्स मिल रहे हैं, अरे कंटिन्यूसली मुझे यही स्टॉक मिल रहे हैं, तो आप समझ लो कि वो सेक्टर में कुछ खिचड़ी पक रही है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ये है ये सारी चीज। वाह, आपने बहुत सिंपल तरीके से, और इतना सिंपल है बस आपका सेटअप, बस यही है। यही है, सिंपल तरीके से नहीं, यही है अभिषेक जी। बट मतलब दिस मैं अमेजिंग। मैं इसके लिए, हाँ, मैं इसके लिए तो मैं आपको सच बताऊं ना कि ये जो सिंपल चीज है ना, वो सीखने के लिए मुझे 7-8 साल लग गई, मतलब वो समझने के लिए। आपका अनुभव कहता है। विजय भाई, मेरे को एक चीज बताओ, इसमें हमने स्टॉप लॉस सेट कर लिया, टारगेट सेट कर लिया, कुछ ट्रेलिंग व्रेलिंग करना है क्या हम? ट्रेलिंग का अपन ऐड कर सकते हैं अभिषेक जी, मैं भी करता हूँ। जैसे अभी समझो, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो टीवीएस मोटर है, राइट। मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर हम इसका टारगेट कैलकुलेट करते, ये ट्रेलिंग पे मैंने मेथड क्यों निकाला, क्योंकि जब ऐसे स्टॉक चलने लगे तो मुझे लगा कि यार मैं शायद बहुत सस्ते में निकल रहा हूँ, पर आपको प्रॉफिट तो बुक करना ही पड़ेगा। समझो आप अभी ये टीवीएस मोटर के सेटअप में हमारा टारगेट था 1,340 रुपया, ठीक है। राइट। तो अगर आप एंट्री से कैलकुलेट करते हो तो हमारा जो टारगेट बन रहा था वो बन रहा था 62%, 63%। अभी आपको एज अ पर्सन ये डिसाइड करना है कि टारगेट पे मैं 50% क्वांटिटी एग्जिट करूं कि 60 करूं कि 70 करूं, ठीक है।
आपने एक बार वो डिसाइड कर लिया, मैं जनरली बोलूंगा कि 50-60% तो आप एग्जिट कर ही दो। उसके बाद आपको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे आना है और आपको ये स्टॉक में सुपर ट्रेंड डाल देना है। जब आपका टारगेट हिट हो जाएगा उसके बाद आपको ये सुपर ट्रेंड के साथ इसको ट्रेल करना है। देखो यहाँ पे इसका सुपर ट्रेंड हिट हो गया था, तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था 1900 रुपये में। अच्छा, सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग है मैंने कोई चेंज नहीं की है, जो इसका इनपुट है 10 और 3 का ही रखना है। सिर्फ मैंने यहाँ पे इसका ये जो कलर होता है ना, डाउन साइड में जो ब्लू कलर होता है, मैंने उसकी विजिबिलिटी हाइड कर दिया और खाली ग्रीन और रेड लाइन रखा है। पर ये आपको कब यूज करना है, जब आपका टारगेट हिट हो जाए उसके बाद। ओके, जब टारगेट हिट हो जाए तो अपना 50% बुक कर लो और बाहर को ट्रेल कर लो। जैसे ये केस में इसका टारगेट हिट हुआ था 1350 में, फिर मेरा सुपर ट्रेंड वो टाइम पे 1160 था, फिर इसने कंसोलिडेट किया तो सुपर ट्रेंड भी धीरे धीरे ऊपर आया, फिर ये स्टॉप चला। तो मेरा ये हर हफ्ते फिर मैं इसको सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस का अलर्ट रखते रहूंगा अपने ब्रोकर के ऐप में कि भाई अगर ये अलर्ट बच गया तो मैं एग्जिट कर लूँ एक बार के लिए। गॉट इट, गॉट इट। और एक चीज तो मैं अब क्लियरली, आपने इतने चार्ट्स दिखाया ना, एक चीज तो मैं क्लियरली कन्विंस हूँ, ये मेरा व्यू हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आपने जो पूरे टाइप से बताया, क्योंकि मैं कंसोलिडेशन फेज और कभी कभार जब स्टॉक थोड़ा अटक जा रहा है या बड़ा कैंडल आ रहा है छोटा, इससे इतना मैं क्लियर हूँ कि आप जो कह रहे हो कि इसको कैश में ही प्रेफर किया जाए। तो दिस इज माय व्यू। फ्यूचर में या एक्चुअली में आपको बहुत टाइम तक कोई होल्ड नहीं कर पाएगा, फालतू के स्टॉप लॉस आप लेके निकल जाओगे, फालतू का लेवरेज। तो जब तक प्रोफेशनल कोई बन ना जाए इसको बार बार प्रैक्टिस करके, तो मैं एग्री करूंगा उस पर कि उनको कैश पे ही इसको स्टिक अराउंड करना चाहिए। करेक्ट। देखो वो फ्यूचर्स मतलब वो आग वाला कोयला है ना जो आप हाथ में लेके चल रहे हो, तो अगर आप उसको 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 एक ट्रिक होती है ना उसको उसके साथ खेलने की। आपको मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, जरूर करिए, पर उसको फायदे में कन्वर्ट करिए आके, उसको वापरना सीखिए। जैसे अभी मैं जब स्कूल में था तभी लिखते थे ना कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए श्राप है या वरदान है। करेक्ट। तो हर चीज अपने लिए श्राप या वरदान बन सकती है अगर आप उसको सही तरीके से यूज ही नहीं करोगे तो। करेक्ट। अच्छा, ये इमामी आपने इतने बार चार्ट दिखाया है, मैं आपको नहीं, मैंने ये इसलिए दिखाया ना कि अभी आपने ये सारी चीज सीख ली अभिषेक जी, तो मैं आपको एज अ व्यूअर क्वेश्चन पूछता हूँ और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी जवाब दीजिए। तो अभिषेक जी बताइए इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो ये हमारा क्वालिफाई कर रहा है, लाइन एक वो खींच दीजिए यहाँ पे। बराबर, ठीक है, ठीक है। तो ये अब हम एक बार 2.50 बिल्कुल, और हमारी एंट्री हो गई है, टेक्निकली देखी जाए तो हमारी एंट्री हो गई है। अब आप वो टारगेट को जाने, इसका टारगेट, हाँ यहाँ पे से नीचे आइए। मैंने एक्चुअली माइंड में कैलकुलेट कर लिया था 550 के आसपास के ऊपर का, बट हाँ ठीक है, अब ऊपर लगाइए। तो अब इसका टारगेट अपना बन रहा है 1230 रुपया। करेक्ट। और अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरा जो टारगेट है उसका मैं परसेंटेज से इसलिए कैलकुलेट करता हूँ कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बैठ रहा है। इसका परसेंटेज आ रहा है 70%, 73 पर मैंने 70 बोला है। तो अगर अभिषेक जी अपन 10% का रिस्क ले रहे हैं और 70% का प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है, तो आप ये देखो एज अ सेंसिबल आदमी 1:7 इज अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अच्छा, इसमें टाइम 1 साल तो अगर आपको इसमें कुछ करना है तो मेंटली ऐसा प्रिपेयर करो अपने दिमाग को कि मेरे को इसको 1 साल देना है। अभी आप इसमें फ्यूचर खरीदोगे क्या? इतना तो रोल FII नहीं करते, इतना रोल इमामी नहीं है, FNO में नहीं है। हाँ, बट नहीं, अगर होता, समझो अगर होता तो आप इसका फ्यूचर खरीदते, तो आप ये सोच के खरीदो कि आपको इसको 1 साल तक पालना है। क्योंकि आप अगर वही हमने कुछ एग्जांपल देखे, जैसे मारुति हो गया, ये तो अटक ही गए 8-9 महीने, अगर FNO में किसी अरे हाँ, वो अशोक लेलैंड रिसर्च वाली बात है, 9 महीना, बिल्कुल 9 महीने तो बंदा FNO ज्यादा से ज्यादा एट मैक्स जितना डिसिप्लिन है 3 महीने कर लेगा, उससे ज्यादा। अशोक लेलैंड में वो मीम हो गया था कि तेरा खून कब खोलेगा, वो है ना, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। सब चल रहे थे, अशोक लेलैंड नहीं चल रहा था, तो मेरे मन में हमेशा ये आता था कि अबे तेरा नहीं। पर अशोक, बाय द वे आपको बता दूं, अशोक लेलैंड की आदत है जब सब चलते वो नहीं चलता है। आप जो 2018 के एग्जिट बता रहे हो ना, मेरे पास कैश में 2014 से लेके 16 या 17 तक का था अशोक लेलैंड, उसके बाद मैंने छोड़ा था।
और ये तब नहीं चलता, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो विजय भाई मेरे कुछ और सवाल हैं, अगर आप अलाउ करें। हमने स्क्रीन पे सब समझ लिया या स्क्रीन पे और समझना कुछ बाकी है? स्क्रीन पे सब समझ लिया, जो मुझे आप लोगों को समझाना था वो सब मैंने बता दिया है। बेस्ट है। और बाकी लोग तो डाउट्स नीचे लिखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, ताकि अगले पार्ट में हम वो पूछें। तो अब हम स्क्रीन के बाहर आ जाते हैं विजय भाई, और मेरे कुछ नॉर्मल सवाल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन रहा है। तो मेरे को एक चीज बताइए। आपको मैं जानता हूँ कि आप एक खुद सब ब्रोकर भी है, एंड एज अ सब ब्रोकर ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि आप ज्यादा नजदीकियों से देख पाते होंगे, आपके क्लाइंट्स आपसे बात करते होंगे, बताते होंगे परफॉर्मेंस और ये सारी चीजें। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक जो ट्रेडर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मैं आपके क्लाइंट स्पेसिफिक कुछ एक्सपीरियंस हुए, कुछ जो आपने देखा है कि ये बहुत कॉमन है, ये बहुत लोग कर रहे हैं, वो क्या है? रोज कुछ ना कुछ नया करना। मतलब आज किसी को फॉलो कर लिया, कल किसी को फॉलो कर लिया। मतलब जैसे बहुत सारे लोग, मैं ऐसा नहीं बोलता कि न्यूज़ चैनल देखना बुरी बात है, पर आप देखो, अगेन न्यूज़ चैनल देखो, पर आप उनके, वो लोग तो वहां पे रोज कम से कम 15 से 20 स्टॉक की आपको एडवाइस देंगे। पर जब तक मैंने आज तक मेरे किसी भी एक क्लाइंट को ये नहीं देखा है कि किसने अपनी एक पर्सनल मेथड बनाई हो और वो मेथड को वो 5-6 साल से फॉलो ही कर रहा है। तो कोई भी मेरे कस्टमर कभी भी मेथड नहीं बनाते, बट वो बस रेंडमली हर चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। बट अभी हम हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उन लोगों के साथ हर हमेशा कुछ ना कुछ वेबिनार लेते हैं, तो उसमें बताते हैं कि भाई आप इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो। जब तक आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से फॉलो नहीं करोगे ना अभिषेक जी, तो आपको रिजल्ट तो मिलने ही नहीं वाला है। और वो जनरली रिटेल लोगों से वो गलती इसलिए होती है क्योंकि उनको ये बताने वाला कोई है ही नहीं कि क्या चीज़ को फॉलो करना है। गॉट इट। अब मुझे एक चीज बताइए, हमने जो सेटअप्स देखे, इसके अलावा बहुत बार क्या हो जाता है कि मैं अशोक लेलैंड का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? अशोक लेलैंड के एग्जांपल जो हमने समझा, उसमें मान लेते हैं व्यक्ति ने एंटर कर लिया होगा, ठीक है? हाँ, अब वो बंदा बड़ा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, अरे यार 9 महीना, तो कैश वाला भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि उन 9 महीने के मैं भी अंदर आया था। बाकी मार्केट, बिल्कुल आप खुद देखिए। तो ऐसे में हम अपना माइंडसेट कैसे बनाए, क्या रखें अपने माइंडसेट में कि हम फ्रस्ट्रेट ना हो? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में ही गलतियां होती है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, कॉल ऑप्शन बेच देता हूँ, और पता चला उसने 9वें महीने भी कॉल ऑप्शन बेचा हो, या कुछ इस तरह से उल्टे पुल्टे कर दिए। तो क्या किया? इसका सबसे बेस्ट उपाय ये है अभिषेक जी, क्या मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप उसमें पैसा ही उतना डालो कि आप 1 साल का टाइम पीरियड लगा के चल रहे हो। जैसे अगर कोई आदमी किसी में एफडी करता है बैंक में, तो वो ऐसा तो सोचता है ना कि यार ये एफडी का 1 साल तो एफडी को रखना ही पड़ेगा। 1 साल के बाद वो अपनी रसीद लेके जाता है कि भाई मेरा पैसा क्या हुआ, राइट? तो उसको पूरे साल क्यों टेंशन नहीं होता है कि ये बैंक ने मेरा पैसा किसी को लोन में दिया है, उसने ये पैसा नहीं दिया तो क्या होगा। उसको पता है कि मेरा पैसे का रिटर्न 1 साल बाद मुझे मिलना ही मिलना है। तो अगर आप ऐसे सोच के पैसा लगाओगे और आप मतलब प्रॉपर लिमिटेशन में लगाओगे, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई अभी विजय भाई ने ये चीज सिखा दी, अभी मेरा कैपिटल 5 लाख रुपए है, मैं एक ही ट्रेड में 5 लाख रुपया लगा दूंगा। बिल्कुल, मान लो वो बहुत तब लगा आपको गया पूरा। तब आपको प्रॉब्लम होगी ना। बॉस तो चलेगा, पर बॉस शायद 1 साल लेगा, पर आप क्या कर रहे हो, रोज भाव देख रहे हो। नहीं, वो चलेगा तो सही, लेकिन डिस्क्लेमर दे दे, ये कोई बाय सेल नहीं बताए, आप बस खुद आके आपको बताएगा। अच्छा, एक मैं डिस्क्लेमर देता हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई मेडिकल में, मतलब मैं आपको मेडिकल की पढ़ाई करा रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये आदमी का अपेंडिक्स कैसे निकालना है। तो वो आदमी का अपेंडिक्स एक एक मुर्दा पे अपन ट्राई करेंगे कहाँ कट लगाना है मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो ही सीखेंगे ना। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट का भी है कि अगर मैं आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तो बिना स्टॉक एग्जाम्पल मैं नहीं सिखा सकता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये स्टॉक खरीदो। मैं हाँ, आपको एक तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हम तो ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि इन्होंने जितने बताया, हो सकता है सारे फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, हम एज्यूम्पशन लेके चल। देखो, अगर आप ये अभिषेक जी का वीडियो देख रहे हो तो आप ये सोच के चलो कि विजय भाई ने एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, वो कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा बैक टेस्ट करो, उसके ऊपर थोड़ा सा आप रिसर्च करो। उसके बाद ब्लाइंडली तो किसी को भी फॉलो मत करो, भगवान को भी फॉलो मत करो ब्लाइंडली। बिल्कुल। विजय भाई, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, और तो आपने चार्ट में समझाया हुआ है, पर मैं एक ऑडियंस के हिसाब से पूछता हूँ। हमारा एक ऑडियंस आया, वो बोलता है कि भाई मेरे पास है 50,000 का कैपिटल, मैंने विजय भाई का वीडियो देख लिया है, मैंने पूरा, वर्किंग है, जॉब करता है, तो ऐसा नहीं कि उसके पास, उसको अपना खर्चे में बाकी निकलता है, उसके पास 50,000 है। आप इस 50,000 से वो बंदा अपनी पोजीशन साइज और रिस्क को कैसे आपके सेटअप के हिसाब से मैनेज कर सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में। तो
पोजीशन साइजिंग तो बहुत ही सिंपल है कि पहले वो यही डिसाइड कर ले कि भाई 50,000 में मैं, मतलब उनका कैपिटल अगर 50,000 है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करे। और ऐसा ना सोचे कि भाई मेरा 50,000 का कैपिटल है तो मैं 5 स्टॉक लूंगा तो सिर्फ मुझे एक दो स्टॉक्स मिलेंगे, ऐसा ना सोचे। ऐसा सोचे कि 1 साल के बाद उसने 50,000 रुपए का कितना बनाया, क्योंकि अल्टीमेटली परसेंटेज ऑफ रिटर्न मैटर करता है, क्वांटिटी आपकी मैटर नहीं करती है। 10 करोड़ वाले का भी 30% बन रहा है, आपका भी 30% बन रहा है, तो एक्चुअली परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा है। खाली हमारा कैपिटल कम है इसलिए हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने बहुत कम पैसा कमाया। तो अगर आपने 5 स्टॉक में पैसा डाला है तो रिस्क टू रिवॉर्ड तो हम लोग हर ट्रेड में, मैंने आपको समझाया कि कैसे लेना है, तो आपका हर ट्रेड में 1:5 से अगर ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड है तो ही आप वो ट्रेड लीजिए। तो आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी सेटल हो गया और आपकी पोजीशन साइजिंग भी मैंने आपको बता दी क्या सेटल हो गई। और मेंटली भी आप शांत रहोगे कि भाई मेरे पास 5 स्टॉक है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ा वैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स फिर कम करते जाओ, पर उसके लिए 2-3 साल नॉर्मली प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये मेथड को। करेक्ट। अदरवाइज क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे ना कि विजय भाई ने तो कहा कि मेरे 3 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि 5 पे करो। नहीं तो वो मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं अभिषेक जी, मैं 3 स्टॉक पे डायरेक्ट नहीं आया ना, क्योंकि मैं भी तो नॉर्मल ह्यूमन ही हूँ। तो क्या होता है ना, जब कभी अभी समझो पहले मैं एक स्टॉक में 5 लाख रुपया लगाता था, तो उसका जो ऊपर नीचे होता था उसको देखने की मेरी आदत हो गई थी। फिर एक स्टॉक में मैंने 10 लाख लगाना शुरू किया, तो मेरा मेंटल जो स्टेटस है ना वो थोड़ा सा बिगड़ा कि अरे यार ये तो बहुत नीचे गिर गया, इसमें तो इतना लॉस हो रहा है। पर धीरे धीरे मैं वो सेटल कर गया कि ठीक है 10 लाख रुपए का मूवमेंट मैं देख सकता हूँ एक स्टॉक में ऊपर नीचे। फिर अभी रिसेंटली मैंने एक स्टॉक में 20 लाख रुपया लगाया, तो अभी मैं उसकी जो डाउन साइड अपसाइड का ऑब्जर्वेशन है वो उसको मैं सेटल कर रहा हूँ। एक टाइम के बाद जब वो सेट हो जाएगा तो शायद मैं 30 पे पहुंचूंगा, 40 पे पहुंचूंगा। तो आप हर सीढ़ी स्लो चढ़ोगे। अगर सोचो कि आप पोजीशनिंग लेते हो 5 लाख रुपए की और मैंने आपको बोला कि अभिषेक भाई एक काम करो अभी सीधा 50 लाख का माल उठा ले, अभिषेक जी उठा तो लेंगे पर रात को सो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको हर बार यही चिंता होगी कि मेरा स्टॉक पर अगर 5% गिरा तो मेरे को तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो जो M2M देखने का जो हैबिट होता है ना वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब विजय भाई मेरे पास 2 लास्ट सवाल है आज के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जितने लोग आज तक टिके। एक व्यक्ति आता है बोलता है विजय भाई मेरे को फुल टाइम ट्रेडर बनना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा सेटअप होना चाहिए, कितने सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, क्या उसको 15 टर्मिनल लगाने की जरूरत है नासा जैसा सेटअप बनाने की है, क्योंकि वरना वो गुची अरमानी के कपड़े कैसे पहनेगा। मैंने आपकी भी एक रील देखी थी वैसे। तो वो तो क्या वो मैंने पता किया था मैं सच्ची अब वो मेरे को पता है, अब वो की बात है। बट आप बताइए थोड़ा सा, एक फुल टाइम ट्रेडर का सेटअप कैसा दिखना चाहिए और फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए आपको इतना अनुभव, इतने साल अनुभव है, क्या क्या चीजें चाहिए होगी, ऑनेस्टली बताइएगा। ऐसा अपन को कुछ फ्लफ नहीं करना है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग तो करता नहीं, तो मुझे 15-20 स्क्रीन की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सिर्फ मेरा एक लैपटॉप काफी है। मेरे पास एक मैकबुक है जो मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे लेके घूमता हूँ, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो इसमें मुझे सही लगता है, सही पड़ता है। एक मेरा विंडोज का लैपटॉप है जो बहुत पुराना है, जो मैंने अपने ब्रोकिंग के करियर में खरीदा था, अभी भी अच्छा चल रहा है तो मैं अभी भी उसको यूज करता हूँ। पर वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एज अ मेरा जो मेथड है उसके लिए मुझे सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, राइट। और बात रही सॉफ्टवेयर की, तो ट्रेडिंग व्यू मेरे पास जो है वो प्रीमियम वाला है, पर वो मैं आपको फ्रैंकली बोलूं मुझे ट्रेडिंग व्यू वाले ने दिया है, मैंने खरीदा नहीं है। और मेरे को उन्होंने दिया है 1 साल पहले। आज से इतने सालों तक मैं फ्री ही ट्रेडिंग व्यू और investing.com यूज कर रहा था, राइट। और ट्रेडिंग व्यू वाले ने मुझे बोला कि विजय भाई इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पर फ्रैंकली मैं किसी भी चीज को यूज ही नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए वो लेना देना ही नहीं है। अभी बात आई कि क्या किसी आदमी को फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए। देखो मैं भी एक फुल टाइम, एक तरीके से मैं भी फुल टाइम ही काम कर रहा हूँ, पर मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो आप कैश फ्लो को जनरेट करो। उसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास से कहीं 2-3 ऐसे सोर्स होने चाहिए जहां पे हर महीने आपके पैसे आ रहे हैं, जो ट्रेडिंग से अलग है, ओके राइट। ओके। तो उसमें क्या होगा कि एक जगह से पैसे आएंगे, आप उसको घर में डेली बेसिस के जो अपनी एक्सपेंस है उसमें आप लगाओगे। एक जगह से जो पैसे आएंगे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे, क्योंकि 50,000 रुपए वाला आदमी
5 करोड़ सिर्फ 50,000 से नहीं आ सकता है, उसको अपने 50,000 के कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। हम लोग ऐसी स्टोरी सुनते हैं ना कि 30,000 से 3,000 करोड़ बना दिए, तो वो तो स्टोरी है, पर वो आदमी ने सच में 30,000 से 3,000 करोड़ बनाया है? उसने भी तो कंटिन्यूसली कहीं से कैश फ्लो लिया है, डाला है, अपने कैपिटल को बड़ा किया है, रिटर्न तो बनाई ही है। रिटर्न तो हम भी बनाना चाहेंगे, पर हम हमारे कैपिटल में हर महीने या हर साल कुछ ना कुछ पैसे ऐड भी करना पड़ेगा, जिससे हमारा कैपिटल भी बड़ा बनते जाए। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको ये मेरी स्पेसिफिकली मेथड ज्वाइन करनी, मतलब फोकस करनी है या प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को कोई पूरे दिन भर स्क्रीन पे बैठने की जरूरत तो नहीं है, राइट। आपको दिन में आधा घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आप ऑफिस के बाद भी कर सकते हो। आप अपने ऑफिस का काम कंटिन्यू रखो, वहां से आपका एक कैश फ्लो आ रहा है, वहां से आपकी एक सैलरी आ रही है, तो आप वो सैलरी को बंद मत करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे आप, अगर आपका ट्रेड ने 9 महीना या 1 साल ले भी लिया ना, तो आपको इजीली होल्ड कर सकते हो आप उसको। दूसरी बात कि मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप अपनी स्किल को बढ़ाइए और उससे आप दूसरी कैश फ्लो भी जनरेट करिए। जैसे हम लोग सुनते हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, तो सच में होनी चाहिए। कोई उसमें बुरी बात नहीं है कि अगर आपकी 3-4 सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो आपको हेल्प ही करने वाली है, वो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। तो अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो आप अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए। अभी आप अगर ये बोलोगे कि विजय भाई मैं कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूं, तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आप अपना जॉब तो कर ही रहे हो, पर आप साइड में संडे या सैटरडे को या दिन में 1 घंटा आप दूसरा साइड में पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी किसी के लिए कर सकते हो, जिससे आपकी अगेन सेम फील्ड से पर 2 इनकम जनरेट हो जाए। तो ये मेरे को ऐसा लगता है वो जरूरी है। और वो नासा वाला सेटअप सच में जरूरी नहीं होता है, वो सिर्फ शो ऑफ होता है। अगर आपको कोई वो बता रहा है ना, तो भाई बुरा मत वो मानना नाट रहा कि है। किसी का नासा वाला है, तो वो आपको मतलब, आप सोचो, आप अगर मेरे को, अगर आप अभिषेक जी कभी मेरे ऑफिस में आओगे ना, तो आप बोले क्या विजय जी कितना बोरिंग ऑफिस है तेरा, कुछ भी नहीं है तेरे ऑफिस में, ये लैपटॉप के सामने तू बैठा रहता है, ऐसा अपन है। हर बार खाने के लिए जाते हैं, अगले बार आपके ऑफिस का प्लान करेंगे। पक्का पक्का अभिषेक जी। ऑफिस के बाद खाने का, खाना तो जरूरी है। तो, तो अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत सारे ऑडियंस के दिमाग में भी आ रहा होगा। हम कैश ट्रेडिंग करते हैं, कैश ट्रेडिंग में क्या हेजिंग जरूरी होता है? मैं तो नहीं करता अभिषेक जी है जी। मेरा hedging क्या है कि आप आधी चीजें तो कर ही नहीं रहे हो यार, बहुत नहीं, सिंपल सेटअप है आप। मैं आपको एक बात बताता हूँ अभिषेक जी, हेजिंग करने का भी कॉस्ट होता है। मतलब आप अगर हेजिंग करना चाहते हो, जैसे समझो मैंने अशोक लेलैंड लिया फॉर एग्जांपल, तो अशोक लेलैंड का हर महीने अगर मैं पुट खरीदूंगा सेम वैल्यू का, जो मेरी बाइंग वैल्यू रहेगी, समझो अशोक लेलैंड मेरा ट्रेड राइट जा रहा है, या 9 महीना उसने कुछ नहीं किया, तो एक तो इक्विटी में मुझे 9 महीने में कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, प्लस में ऑप्शन में 9 महीने हर बार उसका कॉस्टिंग देते जा रहा हूँ, प्रीमियम का कॉस्ट बढ़ते जा रहा हूँ। तो मेरे जैसा इन्वेस्टर क्या सोचता है कि भाई मेरे को हेजिंग नहीं करना है। अगर मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, अशोक लेलैंड की पोजीशन कम कर दूंगा, कि थोड़ा कैश अपने जेब में पड़ा रहे, कि अगर मार्केट ज्यादा गिरे तो कभी काम आए मुझे। पर अगर अदरवाइज तो मेरा 10% का रिस्क तो मैंने लिया ही है ना वो ट्रेड में, वही मेरा मैक्सिमम रिस्क है, उससे ज्यादा तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा। हाँ, और अगर समझो ऐसा हो गया कि कोविड के जैसा हो गया और वो खुला ही 20% नीचे, तो वो तो आप कभी रोक ही नहीं सकते, वो चीज को तो आप कभी रोक ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो विजय भाई, बहुत ही वंडरफुल कॉन्वर्सेशन रहा है तो मेरे पास बहुत सारे और सवाल, लेकिन मैं अगले पार्ट के लिए भी बहुत सारे सवाल रखना चाहूंगा। सो विजय भाई, बहुत सिंपल सेटअप रहा है, और एक चीज समझ में आई है कि आपके सेटअप में अगर किसी के पास पेशेंस है और डिसिप्लिन अगर उन्होंने बिल्डअप कर ली, तो देर इज नो डाउट, क्योंकि हमने लाइव काफी एग्जांपल्स देखे जहां पर स्टॉक्स ने साल साल भर के अंदर, कुछ कुछ ने तो 2-3 महीने, बट हम थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं, साल साल भर में एटलीस्ट 50% तक का रिटर्न दिया है। तो अगर मैं टेक्निकल वे में देखूं तो म्यूचुअल फंड को भी बीट करा है, काफी सारी चीजों को बीट किया है। तो बिना लेवरेज के भी ये पॉसिबल है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर में वही चलता है ना कि आप सिर्फ डेरिवेटिव्स करो तो ही आप 50% या 30% करेंगे। तो आप कुछ कहना डेरिवेटिव्स करने के, डेरिवेटिव्स के साथ स्ट्रेस भी तो आता है ना अभिषेक जी। अगर आप लीवरेज ले रहे हो, तो मतलब स्ट्रेस भी तो आ रहा है ना। देखो, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि भाई 50% रिटर्न तुझे मैं देता हूँ विद स्ट्रेस, और कोई मुझे बोलेगा 30% विदाउट स्ट्रेस,
तो मैं सच में बोलूं, मैं वैसा आदमी हूँ कि मैं 30% रिटर्न लूंगा विदाउट स्ट्रेस, क्योंकि इनफैक्ट मुझे इनफैक्ट ये आपने बिल्कुल सही कही, बिल्कुल सही बात करी है। तो मेरा वो कॉन्सेप्ट है। पर अभी देखो, ये मेरे लिए सही है, मैं ऐसा किसी को ये नहीं बोलना चाहता कि जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी सही होगा। मेरे एक दोस्त है, वो मेरे एक तरीके से ट्रेडिंग फ्रेंड है, तो वो मुझे हमेशा बोलता है कि विजय तू बहुत है ना, रिटर्न में बहुत बहुत संतुष्ट हो जाता है किसी लेवल पे। तो मैं बोला ठीक है ना, तो तू नहीं होता है तो तू ज्यादा कमा ले, दोस्त है तू मेरा, और क्या है उसमें। पर आपको पता है सच में अल्टीमेटली वो मेरे से 4-5% ही ज्यादा कमाता है। वो डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। वो डेरिवेटिव भी करता है, वो हेज भी करता है, वो पुट भी लेता है, सब करता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी वाइफ, मेरी वाइफ को मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर समझ तू जॉब पे जाती है, अभी तो वो खैर नहीं जाती, अभी वो हाउस वाइफ है, तो जब वो जॉब पे जाती थी ना, तो मैं उसको इतना बोलता था कि तू 8 8 घंटा काम पे जाती है, तो तुझे क्या लगता है कि तेरे 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? तो तेरे को उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर तेरे को उतनी सैलरी नहीं मिल रही है ना, तो या तो तू अपनी स्किल को इम्प्रूव कर, या तो तू जॉब को चेंज कर। बिल्कुल सही। तो मैं वैसा सोचता हूँ कि मैं अगर मार्केट में इतना टाइम दे रहा हूँ तो मुझे इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा। पर आप पूरा दिन दे रहे हो और आप 1 साल के बाद सिर्फ 20% या 15% ही निकाल रहे हो, या कुछ निकाल ही नहीं रहे हो, फिर बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है ये चीज तो। तो ये जो नोट विजय भाई ने बोली है बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट आज ही मैंने एक रील डाली है कि थोड़ी इनडायरेक्टली, कि जिसमें राकेश जी का लास्ट रिग्रेट भी यही रहा था कि काश मैंने जो दिन भर, क्योंकि राकेश जी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डेरिवेटिव से बहुत करते थे, बहुत लोगों को नहीं पता है, बट बहुत एक्टिव डेरिवेटिव ट्रेडर थे। और उनका जो कैश फ्लो था वो ट्रेडिंग से आता था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, लेकिन एंड में उन्होंने यही चीज कही ना कि मेरा जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट ये रहा कि इसके जगह अगर मैंने हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट और थोड़ा ध्यान दिया जाता, सिर्फ इसी में स्क्रीन के सामने दिन भर बैठने से बेटर है थोड़ा वो अभी आपने मेरे को कल फोन किया था अभिषेक जी, तो कल संडे था, और मैं संडे स्ट्रिक्टली अपनी डॉटर के साथ पूरा दिन स्पेंड करता हूँ। बिल्कुल। अभी किसी को ऐसा लगता होगा कि क्या विजय, ये क्या बचकानी हरकत है, क्या संडे को आप जॉब मतलब काम नहीं करोगे? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट काम होगा तो करेंगे, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मेरी डॉटर को टाइम दूं। मैं उसको रोज स्कूल में पिक करने जाता हूँ 5 बजे 6 बजे। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि भाई मैं अपने काम को तो करूँ। और मैं, आप सोचो मैं ये सब कब अच्छे से कर पाऊंगा, जब मेरे पास स्ट्रेस नहीं है। जब मैंने एफएनओ में अगर 50 लॉट ले लिए, तो मैं तो घर पे जाके भी ग्लोबल मार्केट देखते रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑन दैट वंडरफुल नोट विजय भाई, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने काफी सारी थैंक यू चीजें सर। सिखाई। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विजय भाई के यूट्यूब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिए। एंड उनके उसमें जो वो पॉडकास्ट सीरीज चलाते हैं, क्योंकि वो मैं खुद, मेरे को काफी पसंद है, वो भी जाके आप लोग थोड़ा कंज्यूम कीजिए। सो थैंक यू सो मच विजय भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच।